हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है लिमिट के बारे में, तो मैं आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, एक फंक्शनल वैल्यू और लिमिट में क्या डिफरेंस होता है, बड़े अच्छे से मैं बता चुका हूँ। ठीक है, दोनों ही अलग चीज़ होती है। इसके पहले का आप लेक्चर देख चुके होंगे। लेक्चर नंबर 4 था, आज का लेक्चर नंबर 5 है, कैलकुलस लेक्चर नंबर 5। और ये ओवरऑल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 30 है। आज हम बात करने वाले 0 बाई 0, इन्फानाइट बाई इन्फानाइट, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, 0 बाई 0 पावर 0, 0 माइनस इन्फानाइट, इन्फानाइट टू द पावर 0, 1 रेस्ट पावर इन्फानाइट, ये सब हम बात करने वाले हैं। जैसा आपको क्लियर हो कि 6 to 7 फॉर्म है आपके पास, और इन फॉर्म को कैसे हम हैंडल करते हैं। ठीक है, इन फॉर्म को हम हैंडल कैसे करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो अभी अपन देखते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या होने वाला है, डिस्कशन मोड कैसे होने वाला है, चेक करते हैं कि जब हम इसको डील करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ एक आइडिया रहना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लीजिए कि लिमिट में होता क्या है। लिमिट में 3 कैटेगरी होती है। एक सिंपल क्वेश्चन का कैटेगरी होता है जिसमें मैक्सिमम लोग गुड अटेम्प्ट करते हैं और सही भी करते हैं। एक मॉडरेट होता है जहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बहुत अच्छा आइडिया, और एक होता है टफ जिसमें परसेंटेज बड़ा छोटा हो जाता है और मैक्सिमम लोग सही नहीं कर सकते या सॉल्व नहीं कर सकते या अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो थर्ड कैटेगरी लास्ट में होती है। तो सिंपल वाली कैटेगरी में ज़्यादातर लोग सही करते हैं, कुछ लोग बेसिक मिस्टेक कर देते इसलिए उनका गलत हो जाता है, और मॉडरेट में अच्छा खासा परसेंटेज गलत और सही का होता है। ठीक है, तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट के बारे में बात करना। तो हम छोटी छोटी बातों पे बड़ा फोकस कर रहे हैं कि एक सिंपल अप्रोच से लेके मॉडरेटर और टफ लेवल पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और क्या क्या आइडिया होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जब मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेट भी बोल सकते हैं आपके पास और अनडिफाइंड। तो इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते पढ़ना तो कई बार समझ नहीं आता है कि यार इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। तो इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म होता है वो अनसर्टेन फॉर्म है, जिसका मतलब ये है कि आपको वैल्यू नहीं पता, इमीडिएटली वैल्यू नहीं पता, उसकी वैल्यू होगी लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, आप बता नहीं सकते। तो लिखा हुआ है कि इनडिटर्मिनेट क्या होता है। अब आपके पास नॉर्मली हम कैलकुलस में बात करते हैं जहां पे एक्सप्रेशन इज नॉट इमीडिएटली क्लियर और डिफाइंड, जहां पे हम क्या बोलते हैं कि एक्सप्रेशन इमीडिएटली, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ये हमारा जो एक्सप्रेशन होता है ये आपके पास इज नॉट इमीडिएटली क्लियर एंड डिफाइंड। एंड फर्दर एनालिसिस, अगर मैं और एनालिसिस करूं तो डिटरमाइंड हम उसकी वैल्यू कर सकते हैं। तो जो इनडिटर्मिनेंट आपके पास फॉर्म होता है उनकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, बट इमीडिएटली आपको दिखता नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है। इसका मतलब उसकी वैल्यू होती है, हमको पता नहीं होता। ठीक, अब आपके पास जब हम कॉमन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म की बात करते हैं, आईएफ की बात करते हैं, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो किस टाइप के फॉर्म होते हैं। सपोज करो एक आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म है, ये 0 बाई 0 फॉर्म लिखा हुआ है। सबसे पॉपुलर जो फॉर्म है वो 0 बाई 0 फॉर्म है। और अगर मैं बोलूं कि यार 0 बाई 0 फॉर्म को आप इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों बोलते हो, अगर आपको कोई बोला है कि यार ये 0 बाई 0 फॉर्म सब लोग लिखते हैं, 0 बाई 0 जो फॉर्म लिखते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, आईएफ, इज द इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। व्हाई? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी, सपोज करो इसकी वैल्यू जो है, सपोज करो इसकी वैल्यू x है, मान लेते हैं कोई एनी वैल्यू x, तो क्या हुआ 0 इक्वल टू कितना हुआ, 0 इंटू एक्स हुआ, 0 इंटू एक्स हुआ। अब मेरे को बताओ x की कौन सी वैल्यू होगी आपके पास जिससे कि 0 में मल्टीप्लाई करे तो आंसर 0 आ जाए। तो अगर आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो भी सही है ये, x की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर रहे हैं तो भी सही है, 0 इंटू 2 0 होता है, x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो भी आपके पास सही है। इसका मतलब यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है आपके पास। तो x की तो मेनी वैल्यू पॉसिबल है, मेनी वैल्यूज आपके पास है। तो आप तो ये बता ही नहीं सकते आपके पास कि क्या वैल्यू होगी आपके पास, मेनी वैल्यू से कुछ भी पुट कर लो, अभी x की वैल्यू 1 2 3 कोई भी रियल नंबर पुट कर लो। तो ये तो फिर हम कैसे पहले से बता देंगे कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो इस x की वैल्यू बताई नहीं जा सकती इमीडिएटली। तो जब हम लिमिट की बात करते हैं, और भी अच्छी अच्छी बातें करूंगा मैं, जब हम लिमिट की बात करते हैं तो 0 बाई 0 फॉर्म जो होता है वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, क्योंकि देखो ना x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स वैलिड हो जाए, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। फिर हम कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका मतलब है बिना एनालिसिस किए हम तो इसका आंसर दे ही नहीं सकते। बहुत आराम से बता रहा हूं और इजी फॉर्मेट में बता रहा हूं, जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तरीका और बेटर करते जाऊंगा। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को बताने के लिए बड़ा इजी फॉर्मेट है कि देख भाई 0 बाई 0 अगर कोई x वैल्यू है, उस x की क्या वैल्यू होगी कि आंसर 0 आ जाए। तो बोले बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। ओके,
इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि 0/0 फॉर्म जो होता है इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब एग्जांपल में जैसे sin x/x है, sin 0 0 होता है, x 0 है, तो जब मैं 0 टेंस टू पुट करूंगा तो sin 0 डिवाइड बाय 0 0/0 फॉर्म आएगा। अब 0/0 फॉर्म आ गया तो हमको पता नहीं इसकी वैल्यू क्या होगी। सपोज करो हम नहीं जानते sin x/x को और हमारा आ गया sin 0/0, sin 0 0 होता तो 0/0 फॉर्म आ गया। बट जब हम इसको आगे एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, आगे एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे और जब इसको हम एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसकी वैल्यू 1 है। कैसे, सब बात करेंगे। इसकी वैल्यू पता चलती है कि 1 है। जब आपको ध्यान भी होगा कि जब मैं आपको sin x/x का फिगर बनाया था तो आपको याद होगा कि sin x/x जो होता है वो सैम्पलिंग x या सिंक x बोल देते हो आप, चलता है। सैम्पलिंग x का फिगर होता है और x = 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमा अकर्स होता है। वो लेक्चर नंबर 1 2 3 जो कैलकुलस था उसमें बताया भी था, बट ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि यार ऐसा नहीं है कि sin 0/0 है तो आपको, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो उसको नहीं पता चलेगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी को आइडिया है तो उसको पता होगा कि sin 0/0 का क्या फॉर्म होगा, या फिर किसी को तरीका पता है कि एल हॉस्पिटल रूल से सर सॉल्व किया जा सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म होता है उसकी वैल्यू इमीडिएटली आपको क्लियर या डिफाइंड नहीं दिखती है, लेकिन जब मैं फर्दर एनालिसिस करता हूं तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया कि यहां पे यार देखो 0/0 एक आईएफ होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, क्योंकि हमको पहले से वैल्यू नहीं पता होगी, एनालिसिस के बाद वैल्यू पता होगी। जैसे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ये दो बड़े ही पॉपुलर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन दो बड़े पॉपुलर आपके पास है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अब सोचो कि अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अगर आपके पास है और ये सपोज करो x है, तो पता है इनफाइनाइट वैसे तो नंबर होता नहीं, इनफाइनाइट आप जानते हो नंबर नहीं होता, 0 नंबर होता है लेकिन इनफाइनाइट नंबर नहीं होता है। तो इनफाइनाइट इंटू x है। अब सोचो कि इनफाइनाइट इंटू 1 करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, यस सर। इनफाइनाइट इंटू 2 करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट इंटू 3 करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो x की वैल्यू तो मैनी वैल्यूज है, x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जो इक्वेशन को वैलिड करे, इज द मैनी वैल्यूज। और जब आप बोल रहे हो कि मैनी वैल्यूज है तो अगेन ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। फर्दर एनालिसिस करने से ही आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता कर पाओगे इसकी वैल्यू। पहली नजर में तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, वाई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो ये बताना चालू किया कि भाई ऐसी कोई सच वैल्यू है ही नहीं, एक वैल्यू, ये तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि यार x टेंस टू इनफाइनाइट अगर मैं पुट कर रहा हूं तो क्या हुआ भैया, x टेंस टू इनफाइनाइट पुट करें तो x क्यूब है, तो इनफाइनाइट क्यूब अपॉन e रेस पावर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यूब मतलब इनफाइनाइट है और e रेस पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया है। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, देखो जरा ध्यान से। जब हम इसको जब डील करेंगे, जब आगे जब हम पढ़ेंगे, आपको आइडिया भी होगा, कभी ना कभी जिंदगी में आप पढ़े होंगे, तो इसको डील जब आप करोगे तो जस्ट मैं अभी डील थोड़ा सा कर देता हूं कि सर हमारे पास लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट था, यस सर, और x क्यूब बाई ई रेस पावर x है। आज हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है और इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है, इसकी कोई वैल्यूज अभी हम बता नहीं पा रहे, लेकिन जब मैं आगे पढ़ूंगा, मतलब आगे लेटर जब हम आगे की बात करेंगे और एल हॉस्पिटल रूल वगैरह पढ़ेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होने वाला है, एल हॉस्पिटल रूल में इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं मैं एल हॉस्पिटल रूल, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स ई रेस पावर एक्स, पता क्या हुआ, 3x² हो गया। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ये कितना हो जाएगा 3x² और ई रेस पावर एक्स का ई रेस पावर एक्स होता है, फिर x इनफाइनाइट पुट करोगे तो फिर से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया तो फिर से लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट डी बाई डी एक्स 3x² डी बाई डी एक्स ई रेस पावर एक्स, ये आंसर आ गया 6x डिवाइड बाई ई रेस पावर एक्स। ये आ रहा, देखो जरा ध्यान से। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपके पास फिर से x इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, देख सकते हो आप, यस सर, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। फिर से इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना होगा, डी बाई डी एक्स कर दूं तो सर डी बाई डी एक्स 6x डिवाइड बाई डी एक्स ई रेस पावर एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन ई रेस पावर एक्स आ जाएगा। अब इनफाइनाइट पुट करो तो 6 बाई इनफाइनाइट और आंसर विल बी 0। तो ये जो आपके पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था इसका आंसर 0 है, इसका आंसर जो है वो 0 है, देखो जरा ध्यान से, यस सर, इसका आंसर तो 0 है। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म, ये तो लेटर एल हॉस्पिटल रूल जब हम पढ़ेंगे तब की बात है, ये एल हॉस्पिटल रूल हम पढ़ने वाले।
तो ये आगे की बात है, बट मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास ऐसे बनते जाते हैं। तो दो पॉपुलर जो इंडिटरमिनेट फॉर्म, दो एग्जांपल लिया, अभी स्टोरी बढ़ाऊंगा मैं, कि एक 0/0 फॉर्म है, एक इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। और क्यों इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं? क्योंकि इमीडिएटली इसकी वैल्यू क्लियर नहीं है और डिफाइंड नहीं दिख रहा आपके पास की वैल्यू, इमीडिएटली मैं डिफाइन नहीं कर सकता, इंडिटरमिनेट वैल्यू है। मतलब डिटरमाइन किया जा सकता है फर्दर एनालिसिस करके, अभी इमीडिएटली हमको वैल्यू नहीं पता होती है। ओके ठीक है। जब मैं बात करता हूं कि ठीक है तो इंडिटरमिनेट की बात हो गई, जब मैं अनडिफाइंड ही वर्ड बोल देता हूं कि एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है, व्हेन इट डज नॉट हैव ए मीनिंगफुल वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैथमेटिकल रूल्स बीइंग यूज्ड, जब उस कॉन्टेक्स्ट में मैथमेटिकल जब हम रूल यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू भी मीनिंगफुल नहीं होती है, इज द अनडिफाइंड। लाइक एक एग्जांपल ये डिवीजन बाय जीरो, a बाय जीरो है। सोचो कि a बाय जीरो है, अब देखना ध्यान से, सर अगर ये a बाय जीरो है, हाँ a बाय जीरो इक्वल टू एक्स है, तो बताओ a इक्वल टू कितना आ गया, 0 इंटू एक्स आ गया। बताओ x की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि 0 से मल्टीप्लाई होकर a आ जाए? तो x इक्वल टू नो सच वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है, नो सच वैल्यू, नो सच वैल्यू। देखो ध्यान से, नो सच वैल्यू, कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं है, तो a बाई जीरो आपके पास अनडिफाइंड हो गया। तो मैथमेटिक्स में आपके पास a बाई जीरो जो होता है आपके पास, हम बोल देते हैं कि a बाई जीरो आपके पास, जीरो इज वेरी स्मॉल वैल्यू, तो किसी फाइनाइट वैल्यू से जब मैं फाइनाइट वैल्यू डिवाइड बाय वेरी स्मॉल वैल्यू करूंगा तो वेरी हाई वैल्यू आएगा, जिसको आप इनफाइनाइट बोलते हो। बट मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं a बाई जीरो, तो देखो आपके पास नो सच वैल्यू, तो ये मैथमेटिक्स में आपके पास डिफाइंड नहीं है, तो इसको आप बोल देते हो कि डिवीजन बाई जीरो जो होता है वो एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है। तो जिसका कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं निकल रहा है मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में, कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं निकल रहा, दैट मीन्स द अनडिफाइंड। और इंडिटरमिनेट वैल्यू क्या हो गया? जिसको डिटरमाइन किया जा सकता है फर्दर एनालिसिस करने के बाद। तो ये दो बातें एकदम क्लियर कट रहना चाहिए, एकदम क्लियर कट। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि मैं बात कर रहा था आपके लिए कि अनडिटरमिनेट मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है और अनडिफाइंड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको बेसिक आइडिया तो हो गया कि इंडिटरमिनेट फॉर्म के अगर मैं फर्दर एनालिसिस करूं तो उसकी वैल्यू आ सकती है, और अनडिफाइंड फॉर्म में जिसका कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं होता है। जैसे सपोज करो कि एक स्क्वायर रूट है नेगेटिव नंबर का, तो सभी को पता है कि इमेजिनरी वैल्यू आएगा। बट अगर मैं रियल नंबर्स में डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरा डिस्कशन रियल नंबर में चल रहा है और मेरा आगे अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, इसका मतलब है कि ये तो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी वैल्यू है। तो रियल नंबर सिस्टम में इसका कोई यूज नहीं है, तो ये अनडिफाइंड ही हुआ। अब लॉगरिथमिक आप नॉन पॉजिटिव नंबर है आपके पास, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि रियल नंबर सिस्टम में अगर मैं log -1 कर दूं, तो आपको पता है कि log की नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं, तो अनडिफाइंड वैल्यू है। या log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, ये माइनस इनफाइनाइट होती है, ये तो आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसी वैल्यू का कोई यूज नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ द लॉग। तो हमको क्लियर है कि अनडिफाइंड वैल्यू मतलब जिसका कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अनडिफाइंड वैल्यू। और जब हम बात कर रहे थे ये, तो हम बात कर रहे थे इंडिटरमिनेंट की, तो मेरे को लगता है कि आपको इतना आइडिया होगा कि ठीक है सर, इंडिटरमिनेंट मतलब इमीडिएट कोई वैल्यू आपको नहीं पता। ठीक है, और यही हम पढ़ने वाले हैं। जब मैं स्टैंडर्ड बात करना चालू करता हूं कि यार इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम इनफाइनाइट नंबर के कंसेप्ट की बात कर ले कि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। कभी कभी हम अनडिफाइंड नंबर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, कभी कभी वेरी हाई वैल्यूज की बात करते हैं। अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं और अगर मैं बोलूं कि इसको प्रॉपर अगर लिखा जाए द हाई वैल्यू, किसी हाई वैल्यू को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम इनफाइनाइट यूज करते हैं। और कभी कभी अनडिफाइंड नंबर को भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डिफाइन कर देते हैं। 10/0 की वैल्यू जो आपके पास है इनफाइनाइट है, जबकि हमको पता है कि अनडिफाइंड वैल्यू है, बिकॉज जैसे ही मैं किसी भी नंबर को डिवाइड बाय जीरो करता हूं तो इनफाइनाइट, तो देखो आपके पास ये इनफाइनाइट से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी कभी अनडिफाइंड नंबर को भी डिफाइन करने के लिए 10/0 है, माइनस बाहर लिखा है तो माइनस इनफाइनाइट, ये देखो माइनस इनफाइनाइट लिखा है, तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है आपके पास अनडिफाइंड नंबर का। अब log -1 ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे कि सर log -1 जो था या -2 था, तो सर ये समझ नहीं आ रहा इसलिए इनफाइनाइट लिख देते। नहीं नहीं नहीं, ये डिफाइंड ही नहीं है किसी भी तरीके से मैथमेटिकली, ये डिफाइंड ही नहीं है।
अब जैसे log 0 है तो log 0 को आप बिल्कुल लिख सकते हो कि log 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो log 0 की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट, ये अनडिफाइंड वैल्यू है, दिस इज द माइनस इन्फाइनाइट। तो अनडिफाइंड नंबर्स को भी हम रिप्रेजेंट करने के लिए इन्फाइनाइट यूज करते हैं और सिंपली हाई वैल्यू, क्योंकि ये नंबर नहीं होता है। अब कोई नंबर आपका ऐड होते जा रहा है, देखो ये नंबर ऐड होते जा रहा है अप टू इन्फाइनाइट, तो रिजल्ट विल बी इन्फाइनाइट, क्योंकि ये सब नंबर का एडिशन अप टू इन्फाइनाइट, वेरी हाई नंबर तक अगर मैं ऐड करूंगा तो इन्फाइनाइट आएगा। ये सब नंबर का स्क्वायर कर लो, सबका क्यूब कर लो, सब रियल नंबर को स्क्वायर ऐड करते जाओ और स्क्वायर करते जाओ, तो इज द इन्फाइनाइट, इज वेरी हाई वैल्यू। अच्छा, इन्फाइनाइट डज नॉट फॉलो अलजेब्रिक रूल, इसका मतलब क्या है कि इन्फाइनाइट में आपके पास देखो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट जीरो नहीं होता, लेकिन इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट होता है। इन्फाइनाइट दो हाई वैल्यू को ऐड करोगे तो आपके पास हाई वैल्यू आएगा। तो सर फिर इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट जीरो क्यों नहीं होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आज की क्लास में समझ भी आएगा कि इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट जीरो क्यों नहीं होता, और मैं बड़े आराम से बताने वाला हूं। इसका आंसर थोड़ी देर में मिल जाएगा आपको कि इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट जीरो क्यों नहीं होता है, सर कैंसिल आउट क्यों नहीं हुआ, ठीक है, इट्स ओके। तो मैं बात कर रहा था कि इन्फाइनाइट आपके पास जो है कुछ अनडिफाइंड नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इन्फाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, किसी भी हाई वैल्यू के मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्फाइनाइट आपको पता होना चाहिए। अब इसको यूज कैसे करना है, ये स्टैंडर्ड 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, इसको कैसे यूज करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो जब मैं बोलता हूं कि 0/0 फॉर्म, क्या बोल रहा हूं मैं, 0/0 फॉर्म या -0, माइनस सामने लग गया तो इट्स ओके। तो जो 0/0 फॉर्म होता है और फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग यही इंडिटरमिनेट फॉर्म है। कैसे वो देखेंगे। तो 0/0 फॉर्म है, तो सोचो जब मैं बोलता हूं कि सर मेरे को 0/0 फॉर्म के बारे में बात करना, 0/0 फॉर्म के बारे में बात करना है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो 0 है ये टेंस टू 0 है। इसका मतलब है कि ये आपके पास टेंस टू 0 है, ये भी टेंस टू 0 है, ये दोनों ही, क्योंकि लिमिट में कोई फंक्शनल वैल्यू नहीं होती है। जब मैं बोलता हूं कि सर एक y है, लिमिट x टेंस टू सपोज करो 0 और f ऑफ x है, तो पता है ये जो x टेंस टू 0 है, तो ये फंक्शन की वैल्यू भी x टेंस टू जब 0 पुट करोगे तो y की जो वैल्यू होगी वो भी y, आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो टेंस टू y होगी। इसका मतलब है जब आप x टेंस टू 0 बोलते हो तो जो f ऑफ x होगा ये भी आपके पास टेंस टू y होगा, जो भी वैल्यू y की आने वाली है। ये क्लियर है, तो टेंस टू वैल्यू होती है। देखना, ध्यान समझना, मैं लिमिट का जो इसके पहले का लेक्चर बताया था उसमें मैं बताया था कि फंक्शन आपके पास जो टेंस टू हो रहा है आपके पास, और आप किसी एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू आपके पास किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक जा रहे हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको पता रहे। अब जब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं आपको पता होगा, मतलब मैं बता चुका हूं। अब देखो 0/0 फॉर्म है तो 0 इज स्मॉल वैल्यू, आपको पता है कि 0 मतलब क्या होता है, स्मॉल वैल्यू। अब कोई बोल रहा है कि सर 0 स्मॉल वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है। कोई बोल रहा है कि सर 0 इज वेरी स्मॉल वैल्यू, तो भी सही बात है, इसमें क्या गलत है, वेरी स्मॉल वैल्यू, यस। कोई बोल रहा है सर मैं तो सर 0 को वेरी वेरी स्मॉल ले रहा हूं, सब तीनों सही है। आप ये नहीं बोल सकते कि तीनों में कोई गलत है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो कोई स्मॉल वैल्यू बोल रहा है तो सही है, कोई वेरी स्मॉल वैल्यू बोल रहा है तो सही है, कोई वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू बोल रहा है तो सही है, क्योंकि 0 तो स्मॉल वैल्यू होता ही है। जब मैं टेंस टू 0 बोलता हूं ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आपके पास क्या है, जब मैं बोल रहा हूं कि यार 0 टेंस टू, आपके पास जब आप बात करना स्टार्ट किए हो तो देखो ध्यान से, सपोज करो ये 0 आपके पास और डिवाइड बाई 0 है, आपको पता है ये भी टेंस टू है और ये भी टेंस टू है। अब सपोज करो ये जो 0 टेंस टू है, ये जो 0 टेंस टू न्यूमरेटर वाला, सपोज करो इसकी वैल्यू है 0.00345 6 जीरो लगा दिया और 1 लिख दिया। अच्छा, ये स्मॉल वैल्यू ऊपर वाली, यस सर। ये जो दूसरा 0 है ये भी लिख दिया मैं इतना स्मॉल टेंस टू। देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, सर कितना आंसर आ गया, 1 इंटू आपके पास 10⁻⁶ हो गया आपके पास, और ये 2 इंटू 10⁻⁷ तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं बोल दूं कि सर 1 इंटू 10⁻⁷ इज वेरी स्मॉल वैल्यू, 2 इंटू 10⁻⁷ इज वेरी स्मॉल वैल्यू, पता है इसका आंसर क्या है, सर इसका आंसर 1/2 है। बिल्कुल सही, इसका आंसर 1/2 है। मतलब ये देखो 0/0 का आंसर 1/2 आ गया। सर ये तो ये भी हो सकता था ना, क्या, हाँ ये भी हो सकता था, अगर मैं बोल देता कि 0.0000000 ये 2 लिख देता और ये लिख देता, क्योंकि सब वैल्यू स्मॉल है। क्योंकि मेरे को कैसे पता होगा कि जो 0 है, जो टेंस टू लिख रहा हूं आपके पास, वो क्या होगा, तो ये वैल्यू तो 2/1, दैट मीन्स द 2 भी आ सकता था, यस। इसका मतलब है कि दो 0 का जब रेशियो की बात कर रहे हैं तो स्मॉल वैल्यू है दोनों, लेकिन मेरे को ये कैसे गारंटी होगा कि ये 0 और ये जो 0 है, ये 0 और ये जो 0 है, ये 0 किस वैल्यू को टेंस कर रहा है और ये वैल्यू किस वैल्यू को टेंस कर रहे हैं, मतलब टेंस टू 0 लिख रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों जो वैल्यू से आपके पास स्मॉल वैल्यू है तो क्लियर है, बट दोनों में से ज्यादा स्मॉल कौन सा है, देखो ऊपर नीचे वाला आपके पास जो है वो थोड़ा से बड़ा है, ये देखो 2 है, यहाँ पे 1 है,
1/2 आंसर आ गया। इसका आंसर देखो 2 आंसर आ गया। अच्छा तो सर इसका मतलब तो ये है कि ये जो जीरो है वो डिवाइड बाय जीरो है। कल तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो जीरो है वो 10⁻10 इज वेरी स्मॉल वैल्यू, और ये वाला जो जीरो है क्योंकि सब टेंस टू होता है, ये वाला जो जीरो है 10⁻10 है, तो सर कल तो आंसर ये 1 भी आ सकता है। हाँ 0/0 1 भी आ सकता है। इसका मतलब कल 0/0 का आंसर 1 भी आ सकता है। यस, कल 0/0 का आंसर 1/2 भी आ सकता है, कल 0/0 का आंसर 2 भी आ सकता है। ये देखो जरा ध्यान से, ये इज वेरी स्मॉल वैल्यू। अब सोचो कि हम जब ऐसी बात करना चालू करते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि सर 0/0 है, सपोज करो सर ये वाला जो 0/0 है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से है, लेफ्ट हैंड साइड से मतलब लेफ्ट हैंड जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से, तो सर ये -10⁻⁻20 इतना स्मॉल है नंबर, जीरो ही तो हुआ ये, बट लेफ्ट हैंड साइड से। ये राइट हैंड साइड से आपके पास, और ये है सर 2 × 10⁻⁻20, दोनों जीरो है। ये राइट हैंड साइड से, दिस नंबर इज द राइट हैंड लिमिट वाला पार्ट हो गया, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पार्ट हो गया, दोनों जीरो के पास ही है। पता आंसर कितना आ गया -1/2। तो देखो नेगेटिव नंबर भी पॉसिबल है, देखो नेगेटिव नंबर भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 0/0 की इतनी पॉसिबिलिटीज है कि मैं तो बता ही नहीं सकता, इसलिए 0/0 जो फॉर्म होता है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ये इतने सारे एग्जांपल लिया क्योंकि पता है यहां पे आपको एक क्लियर रहना चाहिए कि 0/0 जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो टेंस टू वैल्यू है, और टेंस टू वैल्यू का मतलब होता है ये वैल्यू जीरो के लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव वैल्यू बट टूवर्ड जीरो, और राइट हैंड साइड होगा तो जीरो वैल्यू बट पॉजिटिव वैल्यू। राइट हैंड साइड कितना भी है पॉजिटिव वैल्यू, देखो ऑल आर द राइट हैंड साइड, ये सब राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है तो ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, कोई एक माइनस आ सकता है, मतलब आंसर नेगेटिव हो सकता है, आंसर पॉजिटिव हो सकता है, कैंसिल आउट भी हो सकता है दोनों ही जीरो जो है वो दोनों स्मॉल वैल्यू और आइडेंटिकल वैल्यू हो तो आंसर 1 भी आ सकता है। बट बचपन में जब छोटे थे तो हमको हमेशा लगता रहता था कि सर 0/0 तो काट के सर 1 लिख दो सर, तो पॉसिबल है कि 1 भी आंसर आ जाए। ऐसा नहीं है कि 0/0 1 नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 0/0 क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 0/0 1 भी आ सकता है। ये हमको क्लियर रहना चाहिए, छोटी छोटी बातें मैटर करती है। जब मैं बोल रहा हूं कि सर 0/0 तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, 0/0 वाली जो डिस्कशन वाली जो बातें आपके पास, जब 0/0 के हम बात करते हैं इस डिस्कशन में, अब मैं बोल दूं कि सर लिमिट x टेंस टू 0, ये sin x/x है, ये देखो sin x/x है, पता आपके पास ये sin x/x जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। इसका मतलब जब मैं कल इसको सॉल्व करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल से भी पढ़ाया नहीं हो एल हॉस्पिटल रूल, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैं बोलता हूं कि 0/0 फॉर्म जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx sin x। ठीक है, आराम से देखना मेरी बातें, कुछ बातें ना पता हो तो आगे पता चल जाएगी। और ये x है तो कितना आ गया सर, लिमिट x टेंस टू 0, हाँ सर ये cos x आ गया, और ये कितना आ गया 1 आ गया। अब x टेंस टू 0 आप पुट कर दो cos 0, तो cos 0 पुट किया तो कितना आ गया cos 0 डिवाइड बाई 1 तो था, तो 1/1, दैट मींस आंसर विल बी 1। तो 1 क्यों नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, 0/0 फॉर्म 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, मतलब 1 आ सकता है 0/0 फॉर्म, देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल आ सकता है। अब ये x जगह 2x होता तो भी 0/0 फॉर्म आता तो 1/2 आ जाता, अगर यहां पे सामने 2 sin x/x होता तो आंसर 2 आ जाता, तो कुछ भी पॉसिबल है ना, यहां तो ध्यान से देखो ना। इसका मतलब है कि 0/0 फॉर्म देख के आप पहले से डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो ये सबसे फंडामेंटल पॉइंट होता है, सबसे फंडामेंटल आपके पास डिस्कशन में इन्वॉल्व होता है कि 0/0 फॉर्म। ठीक है भाई, तो आपको पता चला कि अच्छा सर जो इनडिटरमिनेट 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखे हुए लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे, आईआईटी की बुक्स में देखोगे, तो जब हम लिमिट पढ़ना चालू करते हैं तो बताया गया कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और जो गेट वाले एस्पिरेंट रहते हैं उनको 0/0 बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को पता रहे कि 0/0 में 0 नहीं है, ये टेंस टू 0 लिखे हुए सब नंबर, ये टेंस टू 0 लिखे हुए सब नंबर, इसलिए 0/0 के कुछ भी आ जाते। अब आपको कई बार क्या होता है कि लोगों को पता है 0/0 को एल हॉस्पिटल से सॉल्व करते, अब ये भी नहीं पता है कि 0/0 फॉर्म में इतनी पॉसिबिलिटी कैसे आती है और क्यों इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते, कभी कभी ये भी नहीं पता होता है। ओके ठीक है भैया, तो पहला फॉर्म था और जो लोगों को पसंद भी आता है, और ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। अब सोचो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म भी मैं लिखा था। अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आपको पता है कि इनफाइनाइट क्या होता है,
सर इन्फानाइट जो होता है वो तो हाई वैल्यू होती है, तो सभी को पता है यार कि इन्फानाइट हाई वैल्यू होती है, इन्फानाइट एक हाई वैल्यू होती है। अब दोनों इन्फानाइट सेम होंगे ऐसा थोड़ी है। सपोज करो ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म है, टेंस टू है, ये सब ये टेंस टू है, इज वेरी हाई वैल्यू टेंस टू। सपोज करो 10⁻10 है, और किस्मत से ये भी इन्फानाइट वही है 10⁻10, सोचो तो आंसर 1 हो गया। मतलब इन्फानाइट बाय इन्फानाइट का आंसर 1 आ सकता है, यस। अब सोचो ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट है, दोनों टेंस टू है, दोनों हाई वैल्यू है। अब सोचो कि ऊपर वाला जो टेंस टू है वो 10⁻20 है, क्योंकि हाई वैल्यू है। ये वाला इन्फानाइट ये भी हाई वैल्यू है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि दोनों हाई वैल्यू सेम होगा। ये देखो 10⁻10 है, फाइनली आंसर कितना आया, 10⁻10 आया सर, मतलब इन्फानाइट आया। इसका मतलब न्यूमरेटर का इन्फानाइट अगर डिनोमिनेटर के इन्फानाइट से बड़ा नंबर है, मतलब इन्फानाइट नंबर तो होता नहीं है, बिग नंबर, तो न्यूमरेटर बिग नंबर इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो आंसर इन्फानाइट होगा। सर इसका तो ये मतलब हुआ, तो फिर तो आप ये बोल रहे हो कि सर इन्फानाइट बाय इन्फानाइट का जो आंसर है, अगर आपका ऊपर का इन्फानाइट बड़ा नंबर है बट इससे छोटा नंबर है नीचे वाले से, पता आंसर कितना है सर, 1/10⁻10 है। कितना आंसर सर, 0। इसका मतलब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आंसर 1 हो सकता है, बिल्कुल इनफाइनाइट आंसर हो सकता है, 0 हो सकता है। जब इतनी पॉसिबिलिटीज है तो भैया ये तो इनडिटरमिनेट होगा ना, ये कैसे कोई बता देगा आपको कि इसका आंसर क्या है। तो इसकी फिक्स वैल्यू नहीं हो, और जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं हो, जिसके आंसर ही वेरिएबल हो, जिसका आंसर वेरिएबल हो, उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं मैथमेटिकली। इसका मतलब है अगर मैं बोल दूं कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म क्या हो सकता है, तो आपको ये नहीं पता कि न्यूमरेटर का जो इनफाइनाइट है, जो टेंस टू इनफाइनाइट है, नीचे का जो इनफाइनाइट है टेंस टू, ये दो दोस्त है, उसके पास एक हाई वैल्यू है, दूसरे दोस्त के पास हाई वैल्यू है, दोनों के रेशियो की बात कर रहे हैं। ये हो सकता है कि दोनों के पास हाई वैल्यू, जो हाई वैल्यू है, हाई वॉल्यूम है, वो दोनों सेम हो सकता है इस दोस्त के पास जो न्यूमरेटर में खड़ा है उसके पास हाई वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, जो दूसरा दोस्त है उसके पास जो डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, आंसर 0 भी हो सकता है। इसका मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटी, तो दूसरा फॉर्म बोला जाता है। अच्छा, इसको एक और स्टाइल से लिख सकते हैं। जब मैं बोलता हूं यार कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को थोड़ा स्मार्टली लिखो, 1/0 इनफाइनाइट होगा, यस सर, 1/0, यस, 1/any स्मॉल वैल्यू इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखो, ये 0 पर गया, 1/0, 0 नीचे आया, पता क्या हुआ, 1 × 0, हाँ, और 1 × 0 क्या हो गया सर, ये तो 0/0 फॉर्म हो गया। हाँ, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म 0/0 फॉर्म अपने आप बन जाता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म अपने आप 0/0 फॉर्म बन जाता है। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं कि सर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में भी हम यही करते हैं। हाँ देखो, ध्यान से आ गया, ये भी वैसी ही वैल्यू है कि हम बता नहीं सकते कि आंसर क्या आएगा, इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, दो फॉर्म में इन जनरल लोगों को डाउट भी नहीं आता है और लोग डिस्कशन में इन्वॉल्व भी रहते हैं कि यस सर, इट्स ओके, गुड, कोई इशू भी नहीं है सर, ना भी पता हो तो सर इसको सॉल्व करना जानते। तो मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा ऐसा कि हर जगह बात करूंगा, हर जगह डिटेल बात करूंगा। आप सोचते हो कि सर हम क्या करेंगे जान के, सर हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है सर, गेट का पेपर दे रहे हैं, 0/0 आएगा तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा हम सॉल्व कर देंगे। तो भैया आप 95% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 5% में तो मैं फंसा सकता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और आपको लगता है कि नहीं सर 95% बहुत होता है, तो फिर मेरी इतनी बात सुनने की नीड नहीं है कि आप इतना जानने की जरूरत है आपको कि ये जानोगे आप, फिर इतनी जानने की जरूरत नहीं है। अब 0 × इनफाइनाइट, अब आप तो बचपन से सुन रहे कि सर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सर वो तो 0 आंसर होता है, 0 × इनफाइनाइट। आप तो मैथ्स में बहुत सुने होंगे। अगर मैं बोलूं पता है कि 0 × इनफाइनाइट सच में 0 होता है, यहां से स्टार्टिंग होती है इंटरेस्टिंग बातों की कि 0 × इनफाइनाइट 0 होता है, पता है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो सर फिर इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। सोचो कि आपके पास लिमिट x टेंस टू एक फंक्शन ही मान लेते हैं, एक फंक्शन है, पहले मैं लिमिट नहीं लिखता, एक फंक्शन लिखता हूं, ठीक है, फंक्शन लिखता हूं। एक फंक्शन है f ऑफ x, x ln x। अच्छा हाँ, x ln x एक फंक्शन है, लिख लिया भैया, x ln x एक फंक्शन लिख दिया। मैं बोलूं ये फंक्शन है, इफ मैं बोलूं कि फाइंड फर्स्ट वन f ऑफ 0, सेकेंड वन लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। अब होता है क्या है कि हमको लगता है दोनों सेम बात है। जब मैं f ऑफ 0 बोलता हूं तो पता है आपको ये तो बात क्लियर हो चुकी है लास्ट क्लास में कि f ऑफ 0 मतलब सर ये फंक्शनल वैल्यू है सर, 0 पुट कर दूंगा तो सर 0 आ जाएगा और ln 0 आ जाएगा,
सर 0 और log 0 सर माइनस इन्फानाइट होता है और 0 इंटू माइनस इन्फानाइट 0 हो जाएगा सर, कोई बात ही नहीं है, 0 बिल्कुल। और सर जब x टेंस टू 0 बोल रहा हूं तो ये f ऑफ x आपके पास है, और जब मैं x टेंस टू 0 बोल रहा हूं तो यहां पे आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है पता है, लिमिट x टेंस टू 0 और x ln x है, ये देखो। और जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू इन्फानाइट, और अगर आप आंसर लिख रहे हो कि सर 0 पुट कर दिया सर तो 0 इंटू माइनस इन्फानाइट और 0 आंसर आ गया, तो मैं बोल रहा हूं इस बार गलत है भाई साहब। सर कैसे गलत होगा सर, दोनों सेम लिखा, नहीं दोनों सेम नहीं है, ये फंक्शनल वैल्यू है, ये लिमिट टेंस टू है, ये लिमिट टेंस टू है। लिमिट टेंस टू का मतलब क्या है, जब आप 0 इंटू इन्फानाइट करते हैं, पता है ये ट्रू आपके पास कब हो सकता है पता है, जब वैल्यू फिक्स हो। अगर ये 0 फिक्स है, अच्छा इन्फानाइट फिक्स है, तो आंसर भी फिक्स होगा 0, और ये ट्रू है, इज द फंक्शनल वैल्यू। बट अगर 0 वेरिएबल है, सर क्या बात कर रहे हो सर, हाँ अगर 0 वेरिएबल है, टेंस टू 0 एक्चुअली, लिमिट में तो टेंस टू होता है, इन्फानाइट वेरिएबल है, तो रिजल्टेंट जो होगा ना आपके पास ये अननोन होगा, कोई नहीं बता सकता पहले से। क्या बात है, हाँ कैसे, ये लो वैल्यू है और ये हाई वैल्यू है, लो और हाई को मल्टीप्लाई करने से लो होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन मार्क। 0 और इन्फानाइट को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू इंडिटरमिनेट वैल्यू होती है, 0 और इन्फानाइट को मल्टीप्लाई करने से। अगर ये दोनों फिक्स वैल्यू है, इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। बट जब मैं लिमिट की बात करता हूं तो ये 0 नहीं है, क्योंकि लिमिट में ना जब आप 0 इंटू इन्फानाइट बोलते हो तो इंटरेस्टिंग स्टोरी में पहुंच जाता है। क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि सर 0 इंटू इन्फानाइट सर ये टेंस टू 0 है, ये भी टेंस टू 0 है। जब आप लिमिट की बात करते हो टेंस टू 0 बोलते हो तो यहां से एक गुड मैथ्स का डिस्कशन चालू हो जाता है। इट्स अ गुड डिस्कशन। क्या गुड डिस्कशन, कि सर सोचो सर, क्या सोचे भाई, कि सर ये 0 है, सर अगर सोचो सर 0 स्मॉल वैल्यू सर 10⁻⁻20 ले लिया सर, क्या इसमें इशू है सर, नहीं सर ये तो लो वैल्यू है, बिल्कुल लो वैल्यू है, सही है। इनटू सर इन्फानाइट सर अगर मैं 10⁻20 ले लूं, क्या इसमें इशू है कि हाई वैल्यू नहीं है सर, तो बताओ कितना आंसर आएगा सर। 0 इंटू इन्फानाइट, लो इंटू हाई का प्रोडक्ट, 10⁻20 10⁻20 सर 1 आ गया सर, बिल्कुल सही। इसका मतलब 0 इंटू इन्फानाइट का आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है कल मैं बोलूं कि मेरे पास लिमिट है आपके पास 0 और इन्फानाइट वाले में और इसका आंसर 1 आ रहा है, तो किसी को यकीन नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत बार इतना जाते नहीं, स्पेशली इंजीनियर लोग जो जाते थे तो आईआईटी वगैरह में जाके पहुंच गए, अपने बीटेक कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, वो 12th की बात है जो आईआईटी की प्रिपरेशन करते थे। इंजीनियरिंग करते करते हम ज्यादा डिस्कशन मोड में जाते नहीं। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि सर ये तो सर ध्यान से देखा जाए ये 10⁻20 है, लो वैल्यू है, और ये हाई वैल्यू टेंस टू है। अगर ये 10⁻10 है, क्या 10⁻10 हाई नहीं होता, होता है सर। पता दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, अच्छा लो बहुत ज्यादा लो है और हाई तो हाई है, पता आंसर कितना आया सर 10⁻10 आया। क्या ये लो वैल्यू नहीं आया, क्या इसको आप आंसर 0 नहीं बोलोगे, बोलेंगे सर। इसका मतलब है कि सर 0 इंटू इन्फानाइट सर 0 भी हो सकता है, सही है, 0 इंटू इन्फानाइट 0 भी हो सकता है। अच्छा अगर मैं बोल दूं कि सर ये 10⁻20 था, लो वैल्यू था ना, हाँ सर जो हाई वैल्यू था सर ये 10⁻40 था सर। अरे हाई वैल्यू ना 10⁻40 लिख दिए, पता मल्टीप्लाई होके क्या आया सर 10⁻20 आया सर। अच्छा तो ये तो क्या आया सर, तो हाई आ गया सर, मतलब इन्फानाइट आ गया सर। ये देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि 0 इंटू इन्फानाइट, 0 इंटू इन्फानाइट इन्फानाइट भी हो सकता है, मतलब 0 इंटू इन्फानाइट 1 भी हो सकता है, 0 इंटू इन्फानाइट 0 भी हो सकता है, 0 इंटू इन्फानाइट इन्फानाइट भी हो सकता है। 1 का मतलब है एनी इंटीजर वैल्यू इन द नॉर्मल वैल्यू एक्सेप्ट 0 इन्फानाइट, कोई वैल्यू भी हो सकता है, मतलब 1 नहीं, ऐसा नहीं कि 1 2 4 5 कुछ भी लिख सकता था। इसलिए 0 इंटू इन्फानाइट जो होता है ये आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ये देखो जरा ध्यान से, इतना अच्छा पता होना चाहिए। अगर दोनों फिक्स है, 0 भी फिक्स है इन्फानाइट भी फिक्स है, आंसर इज 0। इसलिए इस फंक्शन का आंसर 0 था, क्योंकि यहां पे फिक्स वैल्यू है, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर लिमिट। ये लिमिट का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लिमिट। ओके हाँ, इसलिए हमारे देखने का नजरिया जो होता है बहुत ध्यान से हम देखते हैं, बिना सोचे समझे हम नहीं करते, बिना सोचे समझे हमको करना भी नहीं है। अच्छा तो सर ये तो 0 इंटू इन्फानाइट जब आप लिख रहे थे तो ये तो इन्फानाइट है, तो ऐसा कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
कई लोग तो सर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर 0 इंटू इन्फानाइट था, ये 0 टेंस टू था, इन्फानाइट टेंस टू था, 0 था सर, और ये इन्फानाइट जो टेंस टू था सर, इसको मैं 1/0 लिख लिया सर, 1/0 लिख लिया मैं। तो सर ये तो 0 इंटू 1 0 हो गया सर, और डिवाइड बाई 0 तो 0/0 फॉर्म हो गया। बिल्कुल 0/0 फॉर्म लिख सकते हैं इसको अपन, 0/0 फॉर्म लिख सकते हैं 0 इंटू इन्फानाइट को, दिस वन। तो धीरे धीरे हम चीजों को और जानेंगे। तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि 0 इंटू इन्फानाइट जब आप 0 बोलते थे तो वो क्या था। इसलिए मैथमेटिकली जब आप बोलते हो ना कि सर हम तो सर 0 इंटू इन्फानाइट सर 0 लिखते हैं, सर क्या गलत है सर, वो लिमिट में गलत हो जाता। नहीं भाई, जब आप लिखते थे तो फंक्शनल वैल्यू थी, हम यहां पे वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं ना कि टेंस टू जीरो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। ये देखो टेंस टू जीरो कितनी सारी वैल्यू लिखा, ये टेंस टू जीरो लिखा, ये टेंस टू जीरो लिखा, ये टेंस टू जीरो लिखा, कितनी भी सारी वैल्यू में सिलेक्ट कर सकता हूं। ये देखो जरा ध्यान से, टेंस टू इन्फानाइट देखो कितनी भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूं। टेंस टू जीरो तो एक ही टाइप की वैल्यू सिलेक्ट किया, इसको भी अलग अलग लिख सकता था। ओके, इसलिए आंसर कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है सर, तो बहुत ही गुड डिस्कशन था, मेरे अकॉर्डिंग तो गुड डिस्कशन। अब देखो इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, और ये आपके पास इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, दो वैल्यू का डिफरेंस है, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट। इसको क्यों बोला गया, क्या इसको क्यों बोला गया कि सर इसका आंसर नहीं बताया जा सकता, वह इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, जब आप बोलते हो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जब आप बोलते हो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, पता आपके पास ये टूवर्ड्स इन्फानाइट है, यस सर ये टूवर्ड्स इन्फानाइट है। अगर पता है इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट दोनों अगर सेम वैल्यू हो जाए, मतलब 10⁻20 दिस इन्फानाइट और दूसरा इन्फानाइट भी 10⁻20 था, 10⁻20 कैंसिल आउट हो गया और आंसर विल बी 0। ये बचपन की बात है कि इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट 0, सही कर दिया अपन। लेकिन जब भी आप इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट कर रहे हो ये, तो सर सोचो कि ये पहला इन्फानाइट 10⁻20 है और दूसरा इन्फानाइट 10⁻10 है भाई, दोनों ही हाई वैल्यू है। तो 10⁻20 माइनस 10⁻20 10⁻20 होता है। पता आंसर कितना होगा सर, आंसर इन्फानाइट होगा, बिल्कुल सही। इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट की बात कर रहे हैं, इन्फानाइट आपके पास टेंस टू है, ये इन्फानाइट टेंस टू है। ये पहला वाला इन्फानाइट सपोज करो 10⁻10 और दूसरा वाला इन्फानाइट 10⁻20 है, तो पता है आंसर कितना हुआ सर, माइनस 10⁻20, मतलब सर माइनस इन्फानाइट। इसका मतलब है ये आंसर 0 भी हो सकता है, यस सर, ये आंसर इन्फानाइट भी हो सकता है, यस सर, ये माइनस इन्फानाइट भी हो सकता है, यस सर। जब आपके पास इतनी पॉसिबिलिटी से वेरिएबल है, रिजल्टेंट इज द वेरिएबल, अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो किसी का रिजल्टेंट वेरिएबल है, इसका मतलब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। मैथमेटिकली किसी का रिजल्टेंट अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका मतलब उसका रिजल्ट वेरिएबल है, इसका रिजल्ट वेरिएबल है, दैट मींस इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, तो बताया नहीं जा सकता कि इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट 0 भी आ सकता है, इन्फानाइट भी आ सकता है, माइनस इन्फानाइट भी आ सकता है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ओके, ये फोर्थ आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, इट्स वेरी गुड थिंग। अगर 1⁻ इन्फानाइट हो, 1⁻ इन्फानाइट या 1⁻ माइनस इन्फानाइट, आपको पता है बचपन से हम पढ़ते आ रहे कि सर 1 की पावर 1 1 होता है, 1 की पावर 2 1 होता है, 1 की पावर 10 1 होता है, 1 की पावर 100 1 होता है। तो सर ऐसे में तो 1 की पावर इन्फानाइट 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो सर 1 की पावर किसी को बोला जाए इन्फानाइट तो 1 ही बोलेगा, पता है आपके पास। अगर मैं बोल दूं कि 1 की पावर x है, पता है ऑलवेज 1, ये जो 1 है ना ये फिक्स होना चाहिए, अगर 1 फिक्स है तो। अच्छा हाँ, 1 की पावर x एनी वैल्यू इज ऑलवेज इन्फानाइट, मतलब ऑलवेज 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन है 1 की पावर x, ये फंक्शन, और मैं बोल दूं कि मेरे को f इन्फानाइट की वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे यार f इन्फानाइट कितना होता है, 1 की पावर इन्फानाइट, आंसर विल बी 1 यार, पक्का आंसर 1 है, आंसर 1 है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि 1⁻ इन्फानाइट है और ये 1 टेंस टू है, मतलब वेरिएबल, इन्फानाइट टेंस टू है मतलब वेरिएबल, तो फिर इसका आंसर नहीं बताया जा सकता। अगर ये फिक्स वैल्यू है, 1 भी फिक्स, इन्फानाइट भी फिक्स, बोथ आर फिक्स वैल्यू, बोथ आर फिक्स वैल्यू, इवन 1 इज फिक्स वैल्यू, आंसर विल बी 1। बट 1 अगर वेरिएबल है, 1 अगर वेरिएबल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 1⁻ इन्फानाइट में जब मैं बोलता हूं कि 1⁻ इन्फानाइट है और ये आपके पास वेरिएबल है, सोचो कि 1 आपके पास जो है
नियरेस्ट टू 1 है, 1 की जो वैल्यू आपके पास वो नियरेस्ट टू 1 है। अगर मैं बोल दूं कि ये 0.98 है, 0.98 है, और सोचो ये 1 से छोटा है, दिस नंबर इज वो नियरेस्ट टू 1, और ये इनफाइनाइट वैल्यू है। और अगर आप बोल दो कि ये इसको 1000 कर लो, पता कोई नंबर जो 1 से छोटा होता है उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 1000, मतलब कितने भी हाई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 हो सकता है, 0.98, 0.98, किसी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो और जो नंबर 1 से छोटा होता है, और बहुत बार नंबर आप टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स या 10⁻10, पता आपके पास आंसर क्या होगा, ये नंबर छोटा ही होते जाता है। सोचो 1 आप जब 1/2 लिखते हो, 1/2, 1/2, 1/2, नंबर स्मॉल होते जाता है, पता रिजल्टेंट विल बी 0। हाँ, अगर सोचो 1 इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इज वेरिएबल, 1 इज द वेरिएबल। अगर ये अच्छा ये 1 है ना, 1.01 लिख दो, 1.01 की पावर 10,000, या फिर आपके पास एक जीरो और बढ़ा दो, 10,000 कर दो। पता आपके पास जो नंबर 1 से बड़ा होगा, मतलब 1.01 इंटू 1.01, वो नंबर ऊपर का बढ़ाते जाओ आप, ये 10,000 टाइम्स, क्योंकि 1 से बड़ा है आपके पास, क्योंकि नियरेस्ट है वैल्यू, पता है वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 0 था, इसका आंसर इनफाइनाइट है। बट जब आप 1 इनफाइनाइट की बात करते हो, और सपोज करो ये जो 1 है ये एग्जैक्टली अगर 1 ही हो गया, और फिर ऊपर आपके पास कितना भी आप इनफाइनाइट में हाई वैल्यू कर लो, आंसर विल बी 1। मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट 1 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये टेंस टू 1 है। और जो टेंस टू 1 होता है वो 1 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, टेंस टू जो 1 है वो 1 से थोड़ा छोटा भी हो सकता है। 1 से अगर थोड़ा छोटा हो गया तो फाइनली आंसर 0 होगा, 1 से थोड़ा भी बड़ा हो गया तो फाइनली आंसर इनफाइनाइट होगा, बट एग्जैक्टली 1 में 1 होता है। और जब आप लिमिट की बात नहीं करते हो तो 1 फिक्स नंबर होता है, और जब 1 फिक्स नंबर होता है, इफ 1 इज फिक्स्ड, इफ 1 इज फिक्स तो आंसर विल बी 1। बट 1 इज वेरिएबल जब आप लिमिट की बात करते हो, इफ 1 इज वेरिएबल, तो जब आप टेंस टू बात करते हो तो आपको पता है कि 1 के लेफ्ट साइड में 0.98 है। इसका मतलब है कि 1 का ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये 1 का क्या है, राइट हैंड लिमिट से, राइट साइड से 1.0 राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में अगर आप देख रहे हो तो आंसर इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड लिमिट में देख रहे हो तो आंसर विल बी 0। इसका मतलब है 1 इनफाइनाइट की देखो 3 आंसर तो मैं यही लिख दिया, इसका मतलब दिस नंबर इज वेरिएबल, इसलिए इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया। नहीं तो यार बचपन से आप पढ़ रहे हो कि 1 इनफाइनाइट का आंसर क्या होगा, तो आप हमेशा 1 लिखते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपको क्लियर है कि इसमें 1 फिक्स नंबर होता है। अगर 1 इज वेरिएबल, बिकॉज हम लिमिट की बात कर रहे हैं, देन आंसर 1 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये फिफ्थ आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर हुई आपको। पता है 0 की पावर 0, जब आप 0 की पावर 0 लिखते हो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं बोल दूं कि 0 की पावर x क्या होगा, x की कोई वैल्यू, 0 की पावर 1 2 3 4, 0 की पावर x है और 0 फिक्स नंबर है, आंसर विल बी 0। अगर x आपके पास कोई नंबर है और ये आपके पास 0 है, बोथ आर फिक्स, x की कोई वैल्यू आपके पास, तो अगर आपके पास x फिक्स कर दिया जाए, मतलब 0 फिक्स कर दिया जाए और x आपके पास वेरिएबल है, और अगर x फिक्स कर दिया जाए तो किसी की पावर 0 1 होता है, दिस वन, ये बचपन से आप लिखते आ रहे हो कि 0 की पावर x 0 होता है, x की पावर 0 जो लिख रहे हैं आपके पास वो 1 होता है, दिस वन। जब हम बात कर रहे हैं कि 0 की पावर 0, जब हम बात कर रहे हैं 0 की पावर 0, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि जब आप 0 की पावर 0 बोल रहे हो तो 0 भी टेंस टू है और ये भी टेंस टू है, दिस वन। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे को लिमिट की बात करना है x टेंस टू 0, और ये x की पावर x है, x की पावर x, और x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है, तो हमको क्लियर है कि जब 0 की पावर जब 0 आप लिख रहे हो तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म। हाउ? इसमें मैं डेटा कुछ भी ले सकता हूं, मेरे को पता है कि ये स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू की पावर स्मॉल वैल्यू है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक स्मॉल वैल्यू है और इसका पावर भी स्मॉल है, तो पता है आपके पास ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सा स्मॉल वैल्यू डोमिनेट करेगा। ये बेस है वो एक्सपोनेंशियल, उसका पावर है, बेस का पावर है आपके पास, तो कौन सी वैल्यू आपके पास डोमिनेट करता है, इस बात पे इसके नंबर चेंज हो जाते हैं 0 की पावर 0 में। लाइक सपोज करो 0 टेंस टू है, 0 टेंस टू आपके पास, 0 टेंस टू में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 0 होगा एकदम पास में, और लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ 0 होता है। सपोज करो मैं आपके पास यहां पे लिखता हूं, अच्छा मैं इसमें ऐड किया था वो आपके पास नहीं आया, ठीक है समझ गया।
ठीक है। हाँ, अब आपके पास ना, जैसे सपोज करो अगर मैं वैल्यू ना, अगर आपके पास ये वाली वैल्यू ना आपके पास अगर वेरिएबल अगर कर दूं, सपोज करो ये वैल्यू आपके पास अगर मैं 0.001 कर दूं, और ये आपके पास अगर मैं 0.00001, या ये वैल्यू में सपोज करो स्मॉल वैल्यू करते जाओ, 0.0001, 0.001 की पावर में 0.0001, 0.001 की पावर में 0.0001, ये नंबर्स आपके पास पता है चेंज होना चालू। जी, इसका मतलब है कि ये नंबर जो होंगे आपके पास डिफरेंट नंबर होना चालू होंगे। मैं कैलकुलेटर से अगर एक आधी नंबर अगर यूज करूँ भी कि नंबर आपके पास क्या है, मैं कैलकुलेटर से यूज भी कर लेता हूँ। 0.01 बेस टू 0.001 किया मैं, पहला आंसर आया 0.99, 0.993 आ रहा है। बट अगर मैं बोलूं कि 0.001 XY 0.00001 और ये वैल्यू अगर चेंज करूं तो 0.993 आया, और अगर ये वैल्यू बढ़ाना चालू करूं मैं 0.001 XY 0. ये ऐसा करके बढ़ाना चालू करूं, पता है टूवर्ड्स 1 होना चालू हो गया, मतलब ये वैल्यू टूवर्ड्स 1 होना चालू हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा ये टूवर्ड्स 1 होते जाएगा, इसका मतलब है ये वैल्यू टूवर्ड्स 1 होते जाएगा, ये टूवर्ड्स 1, ये इसका मतलब है इसकी वैल्यू 0.1 भी आ सकता है। अगर मैं इस वैल्यू को अगर चेंज करूं और इस वैल्यू को आपको फिक्स करूं और इस वैल्यू को अगर चेंज करूं तो टूवर्ड्स 0 पहुंच जाएगा, पता आपके पास। इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, इसकी वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है। जैसे यहां पे हम फिक्स वैल्यू बोलते हैं ना, इसका वैल्यू देखो आपके पास वेरिएबल वैल्यू है, आप कैलकुलेटर से पुट कर लो, इसको स्मॉल करते जाओ, इसको स्मॉल करते जाओ, इसको स्मॉल और स्मॉल करते जाओ, टूवर्ड्स 1 आ जाएगा। अब इसको 0.001 को फिक्स कर दो और ये वैल्यू को स्मॉल करते जाओ और स्मॉल करो और स्मॉल करो, तो टूवर्ड्स 0 होते जाएगा, वैल्यू डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि ये भी अगेन वेरिएबल फॉर्म है, अगेन ये वेरिएबल फॉर्म। तो 0 की पावर 0 का बताया जा सकता है कि रिजल्ट, क्योंकि टेंस टू 0 है, तो आपको बताया जा सकता है कि आंसर क्या होगा। इतना एग्जाम में कोई आपको परेशान नहीं करता है, बट फिर भी मेरे को लगता है कि हमको सब चीज पता हो, जब मैं आपको बता रहा हूं तो सब चीज हमको पता हो। तो ये आपके पास एक फॉर्म हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बोल रहा हूं तो 0 की पावर 0 हो गया। अब इनफाइनाइट की पावर अगर मैं 0 की बात करूं, किसकी बात करूं, इनफाइनाइट की पावर 0, दिस वन। जब हम इनफाइनाइट की पावर 0 की बात करते हैं, इनफाइनाइट की पावर 0 मतलब एक हाई वैल्यू है और उसकी पावर लो है, यही मतलब हुआ। यस सर, एक हाई वैल्यू उसकी पावर लो। अच्छा, अब हाई वैल्यू की पावर अगर जब मैं लो करता हूं तो सपोज करो 10 रेस पावर अगर मैं 20 कर दूं, यस ये कर दिया, और ये अगर आपके पास 1/20 आपके पास अगर मैं बोल दूं कि ये लो वैल्यू है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा सर। 10 रेस पावर 20 इंटू 1/20 कैंसिल आउट, 10 रेस पावर 1 आ गया, इसका मतलब ये तो फाइनाइट वैल्यू आ गई। यस है, तो फाइनाइट वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही है। अगर मैं बोल दूं कि ये 10 रेस पावर 20 था ये, और अगर ये होता 20 इंटू 10 रेस पावर 10, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, 20 कैंसिल आउट होता और ये 10 रेस पर -10 आ जाता, और आंसर कितना होता 0। ये देखो ध्यान से, अगर ये मैं लिख दूं कि 10 रेस पावर 20 है और ये होता आपके पास 1 अपॉन, ये स्मॉल वैल्यू लिखना है मेरे को, ये स्मॉल वैल्यू लिखना है तो मैं और भी लिख सकता हूं, ये 20 को हटा देता हूं मैं लिख देता हूं कि ये 20,000 है, और ये आपके पास ये वैल्यू बड़ी हो गई आपके पास, और ये वैल्यू हमारे पास हो गई इसकी पावर में लो वैल्यू, तो 1/1000, ये स्मॉल वैल्यू होगी। 3 जीरो कैंसिल आउट कर दिया तो 10 रेस पावर 20 आ गया, और 10 रेस पावर 20 इनफाइनाइट होता तो देखो इनफाइनाइट वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये फाइनाइट आ सकता है, ये 0 आ सकता है, ये इनफाइनाइट आ सकता है। तो 10 इनफाइनाइट रेस पावर 0 जो आपके पास हाई की पावर अगर लो है, इसका मतलब है इसका आंसर फाइनाइट भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है। देखो जरा ध्यान से, इतना दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से देखिए।
तो मैं आपको लगभग 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बताया हूं इसलिए क्योंकि सब वैल्यू टेंस टू होती है। अगर ये इनफाइनाइट की वैल्यू है, जीरो की वैल्यू है, सब टेंस टू होता है आपके पास। तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये हमको आइडिया रहना चाहिए कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती, इसकी वैल्यू कभी भी कोई फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं कि इनफाइनाइट की पावर जीरो और जीरो की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें किसी को कभी भी डाउट आ सकता है। अगर मैं बोलूं कि इनफाइनाइट की पावर जीरो और जीरो की पावर इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है, तो मैं बोल रहा हूं यहां पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती थी, यहां पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती थी। अब थोड़ी देर पहले देखिए हम लोग, ये जीरो भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, और कोई फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है। ये इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है इनफाइनाइट की पावर जीरो, दिस वन, ये। बट अगर मैं बोलूं कि जीरो की पावर इनफाइनाइट है, इसका मतलब है किसी स्मॉल वैल्यू का पावर अगर आप हाई कर रहे हो, कुछ भी कर लो आप, किसी स्मॉल वैल्यू को ले लो आप, कुछ भी टूवर्ड जीरो, आपके पास कोई भी वैल्यू ले लो। आप बोलोगे कि सर मैं 0.10 रेस पावर माइनस ये ले लेता हूं, 10 रेस पावर सर -10 ले लेता हूं, इट्स वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। हाँ, और ये ले लेता हूं सर आपके पास हाई वैल्यू, हाई वैल्यू ले लेता आपके पास, सपोज करो 10 रेस पावर, 10 की पावर -1 है, और 10 की पावर 20 ले लिया है, ये आपके पास हाई वैल्यू है, 10 की पावर 20 ले लिया। अब इसमें मल्टीप्लाई अगर मैं कर भी दूं, इसकी पावर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दूं, तो आप देखोगे कि हमेशा ये हाई वैल्यू ही रिप्रेजेंट, ये आपके पास जो वैल्यू होगा आपके पास, देख रहे हो। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये इनफाइनाइट है, इसकी पावर में, तो इसकी पावर में ऐसा लिखता हूं ना, ये 10 की पावर 20, ये इतना दिख रहा है हमको। तो जैसे मैं 10 की पावर 1 लिखूंगा और 10 की पावर 20 आपके पास लिखूंगा, तो आप देखोगे कि ये 10 की पावर आपके पास, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखना चालू करूंगा कि जीरो की पावर इनफाइनाइट है, तो ये जीरो मतलब ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, और ये 10 की पावर 20 है। या कोई भी स्मॉल वैल्यू ले लो, आपके पास कोई भी स्मॉल वैल्यू ले लो, उसकी पावर आप हाई वैल्यू अगर आप करते ही जाओगे, उसकी वैल्यू कोई भी वैल्यू आप सपोज करो, ये वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वैल्यू जीरो होगी, सपोज करो 0.0000001, और कोई भी हाई वैल्यू ले लो, इवन 1000 भी ले लो, कोई भी स्मॉल वैल्यू की पावर आपके पास आप हाई करते जाओगे, जो भी स्मॉल वैल्यू लोगे आप उसको कम कम करते जाओगे, मल्टीप्लाई इतने टाइम्स कर रहे हो, रिजल्ट विल बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि किसी स्मॉल वैल्यू का जब पावर आप हाई करते हो, तो ये ऑलवेज जीरो, ये फिक्स वैल्यू है, आंसर इज फिक्स। इसका मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। अच्छा, हाई वैल्यू की पावर अगर जब आप लो करते हो, आपके पास हाई वैल्यू की पावर लो करते हो, बेस इज हाई पावर इज लो, तो उसकी कितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास बेस स्मॉल है और पावर अगर हाई है, तो आंसर विल बी जीरो। चाहे कोई भी नंबर ले लो, यू कैन सिलेक्ट एनी नंबर, कोई भी लो नंबर और इनफाइनाइट में कोई भी हाई वैल्यू, आंसर इज ऑलवेज जीरो। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है और वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इसलिए ये नहीं लगना चाहिए कि इनफाइनाइट की पावर जीरो और जीरो की पावर इनफाइनाइट सेम वैल्यू है, नहीं है, सेम वैल्यू, सेम वैल्यू नहीं है। तो ओवरऑल में कितना फॉर्म बताया आपको, इंडिटरमिनेट, जो इंडिटरमिनेट वाले फॉर्म थे वो 7 फॉर्म थे। मैं ऑर्डर से आपको पूरा एक्सप्लेन करते गया, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो मेरे इस डिस्कशन में एक बात कॉमन थी, क्या, मैं इस बात पे जोर डाला कि यार ये टेंस टू वैल्यू है, ये फंक्शनल वैल्यू नहीं है, और टेंस टू वैल्यू का इतना सारा मैं एग्जांपल दिया आपको, इतने सारे डेटा बताया आपको, ठीक है, ध्यान देना आप इस बात पे, ठीक है। इन सब जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं उसमें 0/0 जो होता है फंडामेंटल होता है, बिकॉज बाकी जितने भी फॉर्म्स है उसको रिड्यूस किया जा सकता है इस फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये जो 0/0 फॉर्म होता है सबसे फंडामेंटल इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, क्योंकि बाकी सब फॉर्म इजीली रिड्यूस किए जा सकते हैं इस फॉर्म में, यही हमको काम आएगा। अच्छा, जैसे आपके पास किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को, अगर कोई भी स्टैंडर्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 0/0 फॉर्म तो 0/0 होता ही है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 0 इंटू इनफाइनाइट है, थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 0/0 फॉर्म में हो सकता है। ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, तो इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो 0/0 फॉर्म में। ये इसका मतलब क्या है, सपोज करो ये एग्जांपल ले लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस 1/sin x, ये ऐसा सपोज करो, ऐसा क्या हुआ ये, सर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट और साइन जीरो भी जीरो होता है, तो 1/0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म सर। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करना है तो लिमिट x टेंस टू 0, एग्जांपल लिया मैं, एलसीएम ले लूं मैं, x sin x ले लेता हूं, sin x माइनस x, इतना आया। अब x टेंस टू 0 पुट करो, 0 माइनस 0,
स्मॉल में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करोगे स्मॉल ही आएगा, चाहे कोई भी स्मॉल वैल्यू हो। एक्स साइन एक्स तो 0 इंटू साइन एक्स 0, तो 0 इंटू 0 स्मॉल वैल्यू इंटू स्मॉल, स्मॉल होता है स्मॉल माइनस स्मॉल, स्मॉल होता है तो 0/0 फॉर्म हो गया, दिस इज 0/0 फॉर्म। ये देखो इसका मतलब है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को मैं 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो कोई भी फॉर्म इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है 0/0 फॉर्म में, इसलिए इसको फंडामेंटल फॉर्म बोला जाता है इंडिटरमिनेंट का। ये कोई भी दूसरे मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को। देखो एक एग्जांपल भी ले लिया जैसा आपको क्लियर रह करके, इतना क्लियर। ठीक है, जब हम थोड़ी देर पहले वन रेस्ट पावर इनफाइनाइट की जब हम बात कर रहे थे, एक वन रेस्ट पावर मेरे को एक एग्जांपल याद आया, चलो मैं देखता भी हूं अभी आगे जो बढ़ता हूं। देखो आपके पास ये तीन फॉर्म है, वन रेस्ट पावर इनफाइनाइट है। वन रेस्ट पावर इनफाइनाइट को जब मैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोल रहा था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था कि यार मेरे पास ना लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस्ट पावर x और 1/x, ये क्या फॉर्म हो गया सर? e रेस्ट पावर 0 करोगे आप तो 1 आ जाएगा, और 1/0 करोगे, e रेस्ट पावर 0 मतलब 1 और 1/0 इनफाइनाइट, देखो 1 रेस्ट पावर इनफाइनाइट आ गया ये। और अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व कर लूं कि सर x टेंड्स टू 0 था, e रेस्ट पावर x है और 1/x से मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कैंसिल आउट हो गया, और आंसर लिमिट x टेंड्स टू 0 और e रेस्ट पावर 1, ये तो कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस लिमिट, आंसर विल बी e रेस्ट पावर 1, दैट मींस द e आंसर। तो मैं बोल रहा था कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है वन रेस्ट पावर इनफाइनाइट, देखो आंसर फाइनाइट आ गया। ये देखो एक एग्जांपल मेरे को याद आया बस आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो जस्ट मैं ले लिया। इसका तो वन रेस्ट पावर इनफाइनाइट एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसलिए बिना सोचे समझे वन नहीं लिख सकते, ऑलवेज रिमेंबर। हम वापस आते हैं, हमारा ये था कि यार देखो हर फॉर्म को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, जब आपके पास ये लास्ट के तीन फॉर्म होते हैं, इसमें हम लॉग लेते हैं और लॉग लेके हम कन्वर्ट करते हैं 0/0 फॉर्म में, इसलिए तीनों लिखे हुए। तीनों क्या लिखे हुए? जैसे वन रेस्ट पावर इनफाइनाइट, इसको मैं y लिखा, ln y ले लिया तो log 1 रेस्ट पावर इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सामने आ गया। ln 1 की वैल्यू 0 होती है, इनफाइनाइट इंटू 0 आपके पास, ये आपके पास ln y, इनफाइनाइट को 0/0 लिख सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकता हूं मैं, 1/0 इंटू ये तो 0 था ही, तो 0/0 फॉर्म आ गया। शिफ्ट एंटी लॉग लूंगा तो क्या होगा? e की पावर 0/0। पता है ये जो e की पावर 0/0 है, ये इसमें लगेगा एल हॉस्पिटल रूल, जो 0/0 है, देखेंगे ध्यान से, ये तो मैं जस्ट बता रहा हूं। जैसे 0 की पावर 0 है, ये y लिखे, फिर लॉग ले लिए, ये 0 सामने आ गया, ln 0 माइनस इनफाइनाइट होता है, इसको 1/0 लिख दिए, हो गया भैया, ये देखो। और फिर शिफ्ट एंटी लॉग लिए तो देखो, ये देखो आपके पास दिस वन, इस वाले में लगेगा एल हॉस्पिटल रूल। इनफाइनाइट की पावर 0, y लिखे, ln y ले लिए, 0 सामने आ गया, ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ये आपके पास है दिस वन, और ये आपके पास इनफाइनाइट की वैल्यू कितना हो गया सर? 1/0, तो 0/0 फॉर्म, शिफ्ट एंटी लॉग लिए तो जस्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि सर ये जब लॉग की बात करते हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लॉग का सर आप फिगर बताए थे, हाँ मैं लॉग का ln x का फिगर बताया था कि ln x का फिगर आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ती जब हम लिमिट की बात करते हैं। ये ऐसा भी लोग बना देते हैं, ये 1 है, ये 0 है, 0 पे टूवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट और x इक्वल टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, ये इसका मतलब है कि ln 1 की वैल्यू कितना होता है सर? सभी को पता है 0, बिल्कुल सही। ln 0 कितना होता है? दिस वैल्यू इज माइनस इनफाइनाइट। ln इनफाइनाइट कितना होता है सर? ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। तीन वैल्यूज सभी को पता होना चाहिए यार, ln 0 माइनस इनफाइनाइट, ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट और ln 1 इक्वल टू 0, तीन वैल्यू, दिस द फिगर ln x। ठीक है, तो जस्ट हमको क्लियर रहना चाहिए कि ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। मतलब अभी तो हम जस्ट आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, तो भी एल हॉस्पिटल रूल लगा के तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया हम। तो ये टोटल 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म, देखो जरा ध्यान से। यस सर, इनको हमको बहुत आइडिया होना चाहिए, फिर भी एग्जाम में आपको इन फॉर्म में ज्यादा परेशान नहीं किया जाता। अगर मैं बोलूं कि एग्जाम वाइज आपको ज्यादा परेशान ज्यादा से ज्यादा चौथे फॉर्म तक ही जाते, और बहुत ज्यादा बात करूं तो तीसरे फॉर्म तक, और ज्यादा बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। इसको सबसे इजी फॉर्म बोला जाता है। अगर मैं इन फॉर्म की बात करूं थर्ड और फोर्थ, तो ये मॉडरेट फॉर्म में आएगा, और फिर ये थोड़ा टफ चालू हो जाता है, क्योंकि फिर इसमें लॉग नेचुरल इन्वॉल्व हो जाता है।
इसमें फिर लॉग नेचुरल इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब नॉन इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब ये फिक्स वैल्यू है, किसी इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट अगर मैं लिख रहा हूं तो आपको एक क्लियर है कि अगर मैं हाई वैल्यू लेके उसकी पावर हाई कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है, ये हमेशा हाई आएगा, कुछ भी ले लो आप, इसलिए ये वैल्यू इनफाइनाइट है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं लो वैल्यू लेके उसकी पावर इनफाइनाइट कर रहा हूं, ये ऑलवेज लो वैल्यू आएगा। आपको पता ही है कि ये सब टेंस टू है, इसलिए ये वैल्यू फिक्स है कि जीरो का आना, इसका इनफाइनाइट का आना, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इवन 1 की पावर इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट है, और जीरो की पावर इनफाइनाइट जीरो है, बट इनफाइनाइट की पावर जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इतनी बातों से तो किसी का सिर घूम जाता है, जब तक उसको अच्छा आइडिया ना हो, उसको सब सेम लगता है, उसको लगता है ये क्या हो रहा है, जीरो इनफाइनाइट, फिर पता होना चाहिए अच्छे से। इसी सब चीजों में लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे से मेहनत नहीं करते या अच्छा एफर्ट नहीं मारते। थर्ड बात करूं कि जीरो बाई इनफाइनाइट आपके पास ये जीरो डिवाइड बाई लो वैल्यू डिवाइड बाई, अगर मैं बोलूं कि लो वैल्यू डिवाइड बाई, किसी भी लो वैल्यू को हाई वैल्यू से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिजल्टेंट वैल्यू लो होगा, दैट मीन द फिक्स वैल्यू है जीरो। इनफाइनाइट वैल्यू पर अगर हाई वैल्यू डिवाइड बाई कोई भी लो वैल्यू लोगे तो फिर तो और भी हाई होगा, तो इज ऑलवेज हाई, इसलिए इसका आंसर फिक्स है कि इनफाइनाइट होगा। और दो हाई वैल्यू को अगर आप ऐड कर रहे हो, कोई भी हाई वैल्यू ले लो, हाई प्लस हाई, अरे हाई प्लस हाई लो कैसे हो जाएगा, या हाई प्लस हाई एक फाइनाइट वैल्यू कैसे हो जाएगी, इज ऑलवेज हाई। इसलिए इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है आपके पास, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आपके पास हाई, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, लेकिन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आपको नहीं पता कि क्या होता है, इज द इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्लियर है आपको? तो 5 आपके पास ये लिखा था, इसलिए आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो फॉर्म फिक्स है ये इंडिटरमिनेट नहीं है, ये नॉन इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसकी वैल्यू पता है हमको, इसकी वैल्यू नोन है। इसका मतलब किसी को परेशान करना आसान है, बिल्कुल आसान। कैलकुलस में परेशान करना बहुत आसान है, कोई करता नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आपको ज्यादा कोई लोग परेशान नहीं करते, परेशान करना बहुत आसान, कभी कभी किया भी जाता है बट बहुत कम किया जाता है। ये मेथड्स है आपके पास लिमिट को सॉल्व करने के लिए, चाहे मैं डायरेक्ट आपके पास अगर मैं बोलूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म को रिडक्शन कर सकता हूं, रैशनलाइज फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सीरीज एक्सपांशन होता है, बेसिक मेथड आप जानते हो कि राइट हैंड रूल, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे लास्ट में रख दिया मैं, वाई लास्ट तो बाद में बात करूंगा कि क्यों लास्ट में रखा। ये इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है सर, बट एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है नॉर्मली एल हॉस्पिटल रूल के अराउंड में घूमते रहता है मैक्सिमम समय, मतलब 95% केसेस में एग्जाम, पर फिर भी सब कुछ पता होना चाहिए आपको। इसलिए कई बार क्या होता है, सिर्फ आप एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हो और आप एग्जाम में एंट्री मारते हो, और फिर कभी कभी कोई आपको प्लान कर लेता है कि चलो देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जो लोग पढ़ के आए आज उनको निपटाते हैं, तो फिर आप हड़बड़ाने लग जाते हो, क्योंकि उनको पता है कि आप क्या करके आए हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ 95% के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा 99.99%, 95% के अकॉर्डिंग नहीं डील करने वाला, वो ऑलरेडी यूट्यूब में पढ़ा हुआ 95% के अकॉर्डिंग डील करना। ठीक है, ओके। जब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो हम बोलते हैं कि यार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। नॉर्मल सा एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, इज द स्मूथ, द फंक्शन इज स्मूथ। जैसे पॉलिनोमियल है कोई, लॉग है जिसमें पता है आपके पास लॉग कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, साइनसोइडल है डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल है डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। बेसिक जो फॉर्म है पॉलिनोमियल, लॉग, साइनसोइडल, एक्सपोनेंशियल बेसिक फॉर्म है, उसमें डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, इसमें किसी को परेशान होने की नीड नहीं है, इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। उस पॉइंट पे डिफाइंड है आपके पास, स्मूथ मतलब कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन अगर कोई ग्राफ स्मूथ है दैट मींस द कंटिन्यूअस, तो फिर क्या डरने की बात है, ये कंटिन्यूअस पुट कर दो उसी पॉइंट पे। ठीक है सर, जो सपोज करो मेरे को बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट, अब ये पॉलिनोमियल है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, इज द पॉलिनोमियल। अब x की वैल्यू 1 पुट करना, क्यों डरेंगे भैया, पुट कर दो 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में एक्स की वैल्यू 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2, कितना आंसर आ गया 4। इसमें थोड़ी कुछ करना है, इज सिंपली 4, इस लिमिट में वैल्यू है तो पॉलिनोमियल था आपके पास,
दिस वन इज द पॉलिनोमियल, दिख रहा है आपके पास, इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। पॉलिनोमियल एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल है, सिंपल पुट कर दी एक्स की वैल्यू। ओके अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट ई रेस पावर एक्स है। अब ई रेस पावर एक्स तो आपको पता ही होगा यार, ई रेस पावर एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। इसलिए तो मैं 3 क्लासेस लिया हूं भाई, सिर्फ पढ़ाने के लिए, सिर्फ फंक्शन को बताने के लिए। अब बोले कि एक्स लॉग नेचुरल 3 पुट करना एक्स की जगह, तो पुट कर देंगे ना भैया, ई रेस पावर एक्स की जगह लॉग नेचुरल 3 पुट कर दो, ये ई रेस पावर लॉग नेचुरल 3 आपके पास, तो कितना आंसर आ गया सर, ये आ गया आपके पास ई रेस पावर लॉग नेचुरल। अब ई रेस पावर ln x आपके पास x होता है, तो ये आपके पास आ गया 3। आपको पता ही है कि ई रेस पावर ln x वैल्यू x, नहीं, यस सर। अच्छा, कभी कभी आपको ये बताने के लिए ऐसा बताया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं बताया जा सकता है कि यार अच्छा ई रेस पावर एक्स था तो y इक्वल टू ई रेस पावर एक्स से सपोज करो, ये y ई रेस पावर एक्स से ln y ले लिया, लॉग नेचुरल ले लिया, तो ln ई रेस पावर एक्स हो गया। अब ln ई रेस पावर एक्स आपके पास दिख रहा है, तो ये आपके पास जैसे मैं लिखा आपके पास, तो ln ई रेस पावर एक्स हो गया, लॉग नेचुरल ई आपके पास, अच्छा ई रेस पावर ln x था ना, y रेस पावर ई रेस पावर ln x था, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को लिखना है कि y इक्वल टू, ये तो सिंपल हो गया, सिंपल है, वो y इक्वल टू ई रेस पावर ln x है ये, तो अगर मैं ln ले लिया तो ln y इक्वल टू क्या हो गया, ln ई रेस पावर ln x, तो लॉग नेचुरल e जो हो गया आपके पास, ये आ गया ln y इक्वल टू ln x आ गया, तो ln कैंसिल आउट और y इक्वल टू x, दिस वन। इसलिए आपके पास जब मैं बोला ना कि ई रेस पावर ln 3 है, तो ये जो 3 था वो 3 आंसर, दिस वन, बेसिक मैथ्स। बट फिर भी हम लॉगरिथमिक वाले में सब बातें करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि ये सब बातें नहीं करेंगे। जब मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, हो सकता है कई लोगों को सब पता हो, बट मैं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि कई लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन, आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से 2 को ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, यार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, x इक्वल टू पाई बाई 4 है, पुट कर दो आप, x इक्वल टू पाई बाई 4 है, आपको लग रहा है कि सीधे पुट कर सकते हैं सर, यस, सीधे पुट कर दो कि साइन पाई बाई 4 साइन 45 प्लस कॉस 45 कॉस 45, ये साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितना हो गया, बोले 1/√2, कॉस 45 कितना हो गया, बोले वो 1/√2, तो 2/√2 आ गया, 2/√2 का आंसर कितना आ गया, बोले √2, आंसर √2 आंसर, दिस वन, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बेसिक बातें कर रहा हूं मैं। अब ये 1994 में आपके पास एक क्वेश्चन था, आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ, इस कैलकुलस में मैं क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गया हूं ये, और एग्जांपल वाइज 9 एग्जांपल करवा चुका हूं, पूरे कैलकुलस की बात चालू है, और मैं 19 क्वेश्चन नंबर पे हूं। मेरे को चाहिए कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट है sin x बाई x। आपको याद रखना कि गेट का जब पेपर फ्रेम होता है तो इस कैलकुलस में सबसे फेवरेट जो फंक्शन है, सबसे फेवरेट जो फंक्शन है वो sin x बाई x है, आईआईटी का सबसे फेवरेट फंक्शन, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए जब आप शुरू के कैलकुलस के 3 लेक्चर देखोगे तो मैं सब कुछ कवर किया, सब कुछ कवर, ये सबसे आपके पास फेवरेट चीज आईआईटी के प्रोफेसर को होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले रहते हैं वो लोग बहुत यूज करते हैं, क्योंकि सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले लोग, तो उनको ज्यादा टफ नहीं लगता है। बट मैकेनिकल है, कोई सिविल वाला है, केमिकल वाला है, हो सकता है वो इतना कंफर्टेबल ना हो साइन एक्स बाई एक्स से, जबकि ये सबसे फेवरेट है, तो सभी के लिए फेवरेट है, ये सभी के लिए। आपको क्लियर रहना चाहिए, जब साइन एक्स बाई एक्स की बात होती है और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो हमको क्लियर है कि यार जो साइन एक्स है, साइन एक्स वेरी करता है -1 to 1, साइन एक्स इज बाउंडेड बिटवीन -1 to 1, इज ऑलवेज रिमेंबर, ये फाइनाइट वैल्यू है, -1 से 1 के बीच में होगा। इसलिए जब साइन एक्स फंक्शन का रेंज बोला जाता है तो रेंज लिखा जाता है -1 to 1 इज द रेंज ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब है कि जब मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बोल रहा हूं, और ये क्या है, साइन एक्स बाई एक्स है ये, तो ये आपके पास फाइनाइट वैल्यू है साइन एक्स, क्योंकि -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, बट डिवाइड बाई एक्स है, और डिवाइड बाई एक्स और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0, तो आंसर आपके पास जो है होगा वो 0 होगा।
और वैसे भी क्लियर रहना चाहिए कि मैं तो आपको कैलकुलस के लेक्चर में जब पढ़ाया हूं तो मैं तो इस बात पे ध्यान दिया हूं कि यार आपको साइन एक्स बाई एक्स का फिगर आपको पता ही होना चाहिए। ये साइन एक्स बाई एक्स का फिगर पता ही होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन एक्स बाई एक्स जब आप फिगर की बात करते हो ना, जी ये सर, ये इसका मतलब है कि ये डिक्रीज होते जाता है। ये x इक्वल टू 0 पे इसका मैक्सिमम होता है, दिस द मैक्सिमम। ये जो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x, दिस द f ऑफ x, ये पहले भी बात किया। इसका मतलब है कि f ऑफ x जो sin x बाई x है, ये f ऑफ x जो है x इक्वल टू 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है sin 0 बाई 0, दैट मीन्स द 1। और x इक्वल टू इन्फानाइट पे मिनिमम होता है या माइनस इन्फानाइट पे इज द मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स द 0। क्योंकि साइन तो बाउंडेड होता है बिटवीन -1 to 1 और x आपके पास बढ़ते जा रहा है टुवर्ड्स इन्फानाइट, तो sin x बाई x इज ऑलवेज 0 एट x इक्वल टू इन्फानाइट। और ये बातें दो में से कोई ना कोई चीज पूछते ही है वो लोग। ये दो आपके पास बहुत फेवरेट चीज है उनके पूछने के लिए, क्या क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा वो चेंजेस करेंगे sin x के साथ, नहीं तो sin x बाई x इज ऑलवेज 1 इज द सैंपलिंग फंक्शन, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट। बहुत जल्दबाजी में ना रहे कि 1 पुट कर दे रहे हो आप ये देख ले कि पूछा क्या गया है, sin x बाई x और x टेंड्स टू इन्फानाइट और आंसर विल बी 0। एक्चुअली दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू। ये हमेशा ध्यान रखे अपन, ये उनका फेवरेट पार्ट है, बट फिर भी ठीक है। तो x टेंड्स टू इन्फानाइट, ये क्वेश्चन नंबर 19 लिया, इतना क्लियर तो ठीक है। यहां पे मैं बता भी दिया आपको सब कुछ, इतना क्लियर रहना चाहिए। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये फंक्शन है आपके पास और x टेंड्स टू इन्फानाइट है, और आपको पता है कि साइन इन्फानाइट तो आपके पास कुछ होता नहीं, इज द बाउंडेड बिटवीन। आप ये ना बोल सके कि साइन इन्फानाइट तो सर किसी को नहीं पता तो ऑसिलेटरी है सर, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं नहीं नहीं, अगर सिर्फ ये साइन एक्स है, अगर ऐसा होता सिर्फ x टेंड्स टू इन्फानाइट और सिर्फ ये साइन एक्स होता तो फिर तो साइन इन्फानाइट आ जाता, और साइन इन्फानाइट ऑसिलेटरी होता है तो फिर आप बोलते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट जैसे ही साइन एक्स बाई एक्स है तो फिर तो दोनों चीज है आपके पास, याद रखेंगे इस बात को। ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑसिलेटरी नेचर और सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिर्फ साइन एक्स होता तो बिल्कुल सही बात थी, बट साइन एक्स बाई एक्स है और एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट है, तो क्लियर रहे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 10x बाई एक्स है आपके पास, x टेंड्स टू पाई बाई 4 है, और ऑप्शंस आपके पास लिखे, और 2019 का भी अभी का IIT मद्रास का क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए अपन। ये 10x का है। अगर 10x के बारे में थोड़ा बहुत भी आप जानते हो तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आप कभी अगर 10x के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपके माइंड में अगर कभी कुछ डाउट आ जाए तो आपको पता है कि sin x बाई cos x होता है, और जब मैं 10x जगह पाई बाई 2 पुट करता हूं तो फिर sin पाई बाई 2 दैट मीन्स द 1, और cos पाई बाई 2 दैट मीन्स द 0। sin पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 0, 1 बाई 0 टूवर्ड्स इन्फानाइट, ये इन्फानाइट। देखो जरा ध्यान से, तो आप बोल सकते हो कि सर x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, मैं तो डायरेक्ट पुट कर दिया सर। आप बोल सकते हो कि सर ये तो था आपके पास और x टेंड्स टू पाई बाई 2 था सर, तो मेरे को फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करना था कि x टेंड्स टू आपके पास था तो इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दिया सर, मैं तो डायरेक्ट पुट कर दिया। और सर मैं तो 10 पाई बाई 2 पुट कर दिया, 10 पाई बाई 2, और आपके पास x था तो सर पाई बाई 2, ये 10 पाई बाई 2 इन्फानाइट है और पाई बाई 2 आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इन्फानाइट डिवाइड बाई फाइनाइट वैल्यू इज आंसर ऑलवेज इन्फानाइट, इसलिए आपके पास आंसर इन्फानाइट आ गया, और आप सही भी, आंसर इज इन्फानाइट, करेक्ट आंसर इज इन्फानाइट, 2019 का क्वेश्चन। हाँ बट थोड़ी देर के लिए रुक के आप ये सोच सकते हो कि सर क्यों मॉड लगा था, मतलब क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, क्यों मॉड लगा था, थोड़ी देर रुक के सोच सकते हो कि सर मॉड की जरूरत क्या थी, मॉड की जरूरत क्या थी सर। अगर ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन होता और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 होता, हाँ, और सर 10x बाई एक्स होता, तो 10x बाई एक्स होता तो क्या इशू होता सर, x पाई बाई 2 होता और 10x बाई एक्स होता। तो पता आपको फिर एक इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूं, क्या इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग बात ये हो सकती है आपके पास कि 10x के फिगर को अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छा आइडिया रखते हो, 10x के फिगर का अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप अच्छा आइडिया रखते हो कि 10x के फिगर में क्या होता है, ये 10x का जो आपके पास फिगर की हम बात करते हैं ना 10x के, ये 10x,
जी π/2, जी पाई, जी 3π/2, ऐसा चलता है, इधर भी ऐसा चल रहा है, ये -π/2। पता है जो फंक्शन होता है tan x, ये x इक्वल टू π/2 के जस्ट पहले आपके पास ये टूवर्ड्स इन्फाइनाइट और π/2 के जस्ट बाद माइनस इन्फाइनाइट, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो इस फंक्शंस को, कई बार हम उतने अच्छे से देखना नहीं चाहते, इस फंक्शंस को अगर देखो आप, 10 π/2 माइनस मतलब 90 के जस्ट पहले 89.99, ये इन्फाइनाइट दिस वन, और 10 π/2 प्लस, क्योंकि जैसे 90 की बात करूंगा तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास देखो माइनस इन्फाइनाइट, इसका मतलब है कि 10 π/2 माइनस इज नॉट इक्वल टू 10 π/2, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट π/2, तो π/2 प्लस इज नॉट इक्वल टू 10 π/2 माइनस। इसको मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड से अगर आप देखोगे, अगर आप बोलोगे कि सर मैं लिमिट देखना चाहता हूँ, सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट देखना चाहता हूँ, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आप देखना चाहते हो राइट हैंड लिमिट, दिस द राइट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 के अराउंड में अगर आप देखोगे तो इज नॉट कंटिन्यूअस। हाँ, अगर आप पाई पे बोलोगे, जीरो पे बोलोगे, जीरो पे कोई इशू नहीं है। अगर आप बोलोगे जीरो पे, तो जीरो पे इज कंटिन्यूअस है, जीरो के बाद, जीरो के पहले नो इशू। पाई पे बोलोगे, पाई के पहले, पाई के बाद देयर इज नो इशू। इसका मतलब है कि ये आपके पास सही बराबर नहीं है, लेकिन अगर ये 10 पाई होता तो 10 पाई प्लस इज इक्वल टू 10 पाई माइनस, कोई इशू नहीं होता। 10 जीरो में भी नहीं होता, 10 जीरो प्लस इज इक्वल टू 10 जीरो माइनस। इसका मतलब है x इक्वल टू जीरो पर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यस, पाई पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट π/2 पे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, मैं तो इस बात पे था कि यार इस क्वेश्चन में 10x/x क्यों नहीं किए, इसलिए 10x/x इसलिए नहीं किए क्योंकि फिर जब मैं बात करता ना इस फंक्शंस की, जब मैं बात करता 10x/x की, अभी बात किया ना अपन कि एक सर अगर ये ऐसा क्यों नहीं था, सर अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि लिमिट सर x टेंड्स टू π/2 और 10x मॉड नहीं होता और ऐसा होता, और अगर आपको सच में अगर सही क्वेश्चन फ्रेम होता तो क्या होता, इसका राइट हैंड लिमिट जो होता इज द राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स द f ऑफ π/2 प्लस ये, तो π/2 प्लस में आपके पास ये 10 π/2 प्लस डिवाइड बाय π/2 प्लस ये 10 π/2 प्लस की वैल्यू ना माइनस इन्फाइनाइट होती है, और ये π/2 पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर विल बी माइनस इन्फाइनाइट। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं और मैं बोलूं कि 10 π/2 माइनस ये, इसका मतलब है 10 π/2 माइनस होता ये, और ये π/2 माइनस, ये तो पॉजिटिव वैल्यू, π/2 प्लस या π/2 माइनस, तो पता है आपके पास क्या होता है, ये प्लस इन्फाइनाइट होता है डिवाइड बाय π/2 कि जस्ट पहले की कोई भी वैल्यू ले लो तो आंसर विल बी प्लस इन्फाइनाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बिल्कुल, तो सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन में चार ऑप्शन ये होते ही नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मॉड इसलिए लगा था कि मॉड लगने से लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, क्यों, अगर मेरे पास ये मॉड लगा है तो मैं मॉड लिख दूंगा, अगर मैं मॉड लिखूंगा तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा अगर ये मॉड लगा हुआ है तो, क्योंकि नेगेटिव आएगा ही नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन में अगर ये मॉड लगा है तो क्वेश्चन सही है और आंसर इन्फाइनाइट है। अगर इसमें से मॉड हटा दी जाए तो चारों गलत आंसर है। अलग बात है कि लोग इन्फाइनाइट तब भी बोल देंगे, चारों गलत है, क्योंकि फिर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट लिखा होता और वो आंसर भी होता, ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट लिखा भी होता और वो आंसर भी होता। इसलिए बहुत स्मार्ट रहना है। आप बोलोगे सर इतना कैसे पता चलेगा, अरे भैया एक एक फंक्शन पढ़ाया हूं मैं, अगर आप जाके देखोगे कैलकुलस में लेक्चर 1, 2, 3 में ये सब पूरे फिगर बने हुए, tan x के, sin x के, cos x के, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स के फंक्शन बने हुए, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, ओके, यस। क्योंकि कैलकुलस में इसलिए मैटर करता है कि कैलकुलस में जब तक आपकी इन सब चीजों में कमांड नहीं होगी, कैलकुलस में कभी कमांड नहीं हो पाएगी। इसलिए एक स्टूडेंट कैलकुलस कैलकुलस बहुत बोलता है, सर कैलकुलस पढ़ा दो, बिकॉज उसको लगता है कि कैलकुलस उसको नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, उसको बेसिक कंसेप्ट में इशू है, उसको कमांड नहीं है फंक्शन के बारे में, चाहे किसी भी टाइप के फंक्शन हो, तो पहले उसको फंक्शन में कमांड होना चाहिए, तब डिफरेंट टॉपिक में कमांड होगी उसकी कैलकुलस में। इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ाया हूं आपको।
नहीं तो अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा 10x/x में सर आंसर इनफाइनाइट क्यों नहीं होगा। ओके, अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? समटाइम्स वी हैव टू फैक्टराइज टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शंस, लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट हो जाओ तो आप हो सकता है कि जैसे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि आर फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बहुत इजीली। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कुछ टर्म कैंसिल आउट हो सकते हैं और बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइजेशन से। ओके, तो फैक्टराइजेशन आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैं दिखा भी देता हूं। सपोज करो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, एग्जांपल नंबर 10 पे आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट है। अब एक्स टेंड्स टू अगर आप 2 पुट करोगे तो आप बोलोगे सर 2 पुट किया तो सर 4 - 4 सर 0 आ गया और ये भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गया। फिर आप बोलोगे सर 0/0 फॉर्म आ गया तो सर मैं तो एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। फिर सर मैं 0/0 फॉर्म है सर, मैं तो एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। अभी एल हॉस्पिटल की बात भी नहीं चल रही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एल हॉस्पिटल लगाऊंगा सर, मैं डिफरेंशिएट करूंगा d/dx किसको, x² - 4 को सर। अच्छा हाँ, और डिवाइड बाई d/dx x - 2 को। ठीक है, चलो कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या हुआ भाई, x² - 4 का सर 2x हुआ। ठीक है, और इस x का कितना हुआ, 1 हुआ, तो 2x आ गया। तो पुट कर लो 2x में x = 2, तो 2 × 2 कितना आंसर आ गया, 4.0 ये आंसर आ गया। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा स्मार्टली अगर आप चीजों को देखोगे तो आप ऐसा भी सोच सकते हो। कैसा सोच सकते हो, इस तरीके से कि लिमिट x टेंड्स टू 2 था, ये a² - b² है, तो ये x + 2 हुआ, a + b, और ये a - b हुआ, मतलब x - 2, a + b और a - b डिवाइड बाई x - 2 था। जैसे ही मैं ऐसा लिखा तो आप ध्यान से देखोगे कि सर ये तो x - 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना। अच्छा, बचा कितना, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 बचा, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। x टेंड्स टू 2 बचा, x टेंड्स टू 2 और ये x + 2 था सर, और जैसे ही मैं 2 पुट किया x की जगह 2, ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो आंसर विल बी 4। ऐसा नहीं है कि इससे आंसर कोई चेंज हो जाएगा, बट मैं बोल रहा हूं कि हमको उतने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि फैक्टराइजेशन से चीजें हो रही, ये तो बहुत आसान था, दोनों से बहुत इजी दिख गया आपको। अच्छा, एल हॉस्पिटल तो पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन यूज कर ले रहा हूं, इतना चलेगा ना, कि अभी पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ाऊंगा ना, लेकिन इतना चलेगा थोड़ा बहुत। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो आपके पास फैक्टराइजेशन से चीजें आसान हो सकती है, आपको बस दिखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इस बात पे बेस्ड है कि आप कितने मैथमेटिकली या कैलकुलस वाइज कितने स्मार्ट हो। एक एग्जांपल लिया मैं, अब सपोज करो एग्जांपल नंबर 11 है, इसका मतलब है एग्जांपल में भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूं ना, एग्जांपल में भी क्वेश्चन ले लेता हूं। जो सपोज करो x टेंड्स टू -2 आपके पास है। अब x² - x - 6 है, जैसे आप देख रहे होंगे। ठीक है सर, अब x² अगर मैं देखूं कि क्या क्या आपके पास है, तो मेरे पास है एक x² - x - 6 है। बस थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन की नीड होती है कि x² - x - 6 जो है वो x - 3 और x + 2 का फैक्टर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x² - 3x + 2x, तो -x और -6 आ गया, इतना आ गया आपके पास ये x - 3 और x + 2, इतना आ गया आपके पास ये फैक्टर। और अगर इतना आ गया तो सर ये तो लिमिट x टेंड्स टू -2 है, और ये कितना आ गया सर, x - 3 x + 2 इनका होल स्क्वायर था, डिवाइड बाई x + 2 और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायर लिखा था तो पूरे का स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर था उसमें भी स्क्वायर था, तो कोई इशू नहीं था सर। x + 2 का x + 2 कैंसिल आउट हो गया सर। अच्छा, तो क्या बचा सर, लिमिट x टेंड्स टू -2 और बचा सर x - 3 का होल स्क्वायर बचा, बस। अब कितना आ गया, x = -2 पुट कर दो, तो -2 - 3 तो -5 का स्क्वायर सर, तो आंसर कितना आ गया, 25। आंसर इज 25, ऑप्शन में होगा 25, यस, बी आंसर 25 ये। तो ये फैक्टराइजेशन बड़े सिंपल सिंपल तरीके से मैं ले रहा हूं, आराम से देखना है आपको, स्टार्ट में ऐसे ही करता हूं। तो 25 आंसर आ गया आपको। तो आपको जो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म है थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखना है कि आपको दिख रहा है कि नहीं, तो अदरवाइज पता चला -2 में 0/0 आ गया, फिर आप पूरा सॉल्व कर रहे हो तो भी 25 आएगा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, फिर सोचो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं देख पाते हो तो पहले मैं फैक्टराइजेशन में बेस बातें कर रहा हूं कि आपको दिखना चाहिए कि फैक्टराइजेशन हो रहा है सर, गुड है। तो अब सोचो कि ये आपके पास है √x² - 1 प्लस √x - 1, इतना दिखा हमको, यस सर।
अब मैं बोलूं कि यार मेरे को x 1 प्लस निकालना है। अच्छा 1 प्लस इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 जब हम लिखते हैं तो ये 1 लिख देते हैं, और अगर ये वैल्यू अगर 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी तो नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव में आ जाएगा तो फिर आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इमेजनरी होता है। तो कई बार लिखने का तरीका बड़ा अच्छा कर देते हैं कि लिखने का तरीका बड़ा अच्छा है कि 1 प्लस लिख दिया लिमिट टेंस टू, इसमें तो डरने की बात नहीं है, किसी को लिखना अच्छे तरीके से इसके लिखा अंडर रूट है ना, ठीक है, आपका कोई लेना देना नहीं इस बात से। बट 1 प्लस का मतलब सर क्यों 1 क्यों नहीं लिखे सर? अच्छा 1 लिखते हैं मतलब टेंस टू 1, और 1 टेंस टू का मतलब होता है कि 1 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, 1 के लेफ्ट साइड में आपके पास स्मॉल वैल्यू, 1 से स्मॉल वैल्यू, थोड़ी सी स्मॉल वैल्यू, तो ये नेगेटिव आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो इमेजनरी इज नॉट गुड, ठीक है, इसलिए। अच्छा अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब आपको अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप समझते हो क्या कि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और अंडर रूट एक्स माइनस 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंडर रूट एक्स माइनस 1 हाँ इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, दो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंडर रूट के अंदर चला गया और a माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 लिखा जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है कि देखो जरा ध्यान से, ऐसा लिखा जा सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसा लिख सकते हैं सर, देखो जरा ध्यान से क्या हुआ, एक्चुअली ये अंडर रूट ए माइनस बी हुआ और अंडर रूट ए प्लस बी हुआ, तो ए अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू, अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू, तो अंडर रूट पी क्यू होता है, तो अंडर रूट के अंदर पी क्यू हो गया, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस वन, ओके, ये रिजल्ट लिखा जा सकता है। अगर ये रिजल्ट आप लिख सकते हो तो पता क्या हुआ, ध्यान से देखना, अगर ये रिजल्ट आप लिख सकते हो तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1, इतना ही हुआ, यस सर, फिर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो फिर तो सर यहां पे भी लिख सकते हैं अपन क्या, यही वाली चीज अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1, सब में से कॉमन क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 सर कॉमन आ रहा है, फैक्टराइजेशन किया तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया, ऊपर से क्या बचा सर, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बचा, और क्या बचा प्लस 1 बचा सर, ठीक है, इस ब्रैकेट में क्या आ गया नीचे सर, अंडर रूट एक्स माइनस 1 यहां से भी आ रहा है, तो क्या बचा सर, ये बचा सर अंडर रूट एक्स प्लस 1, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बचा सर, ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से सर ये कैंसिल आउट हो गया, अब अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या होगा सर, अगर 1 पुट करोगे सर तो ये आ जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 सर, और √2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 1 प्लस 1 बाई √2 सर, 1 प्लस 1 बाई √2, चेक करो 1 प्लस 1 बाई √2, तो 1 प्लस 1 बाई √2, डी आंसर, दिल्ली डी आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े गुड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको स्मार्ट अप्रोच तो चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि आप हैंडल कर सकते हो कि नहीं, 1 प्लस 1 बाई √2, ये देखो ध्यान से, यस सर कर सकते हैं, ऐसा कर लिए अपन इतने में तो कर लिए, जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और एक्स टेंस टू √3 है, एक्स टेंस टू कितना है √3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 √x है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, कंसेप्ट की, तो आपको ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में देखना पड़ता है कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस कितना दिख रहा है 3 √3x माइनस 12, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि इसको मैं फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4 √3, हाँ x प्लस 4 √3 और x माइनस √3, देखो जरा ध्यान से कैसे, a प्लस बी और a माइनस मतलब a प्लस बी और मतलब a माइनस सी, तो दो फैक्टराइज किए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया 4 √3x और माइनस √3x, तो 3 √3x हो गया, और 4 √3 इंटू माइनस √3 तो माइनस 12 आ गया, देखो सही है एकदम, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो फिर तो आपके पास लिमिट x टेंस टू √3, तो ये मैथमेटिकल अप्रोच पर डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो सर ये x प्लस √3 हुआ, हाँ a प्लस बी और a माइनस बी, एक्स माइनस √3 हुआ, ये ऊपर का तो कोई इशू भी नहीं था, a प्लस बी और a माइनस बी कर दिए, नीचे वाला बड़ा अच्छा था कि अपने पास आया x प्लस 4 √3
और x माइनस रूट थ्री। ऐसा करने से क्या हुआ सर, ऐसा करने से ना ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही है, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना है आपके पास सर, बचा ये है कि लिमिट x टेंस टू रूट थ्री, लिमिट x टेंस टू रूट थ्री, ये क्या बचा है x प्लस रूट थ्री, हाँ ये क्या बचा है सर x प्लस फोर रूट थ्री, बिल्कुल सही है। और अगर मैं रूट थ्री पुट कर दूं तो सर रूट थ्री पुट कर दोगे तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री, हाँ, और रूट थ्री प्लस फोर रूट थ्री, ऊपर कितना रूट थ्री हो गया सर, टू रूट थ्री हो गया, नीचे कितना रूट थ्री हो गया, फाइव रूट थ्री हो गया, रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया सर, बिल्कुल सही है, रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर विल बी सर, आंसर विल बी 2/5, 2/5 हो रहा होगा, चेक करते हैं, 2/5 है, हाँ बी आंसर बॉम्बे। ये भी गुड क्वेश्चन, ये भी गुड क्वेश्चन हो गया, देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल सर। ये एग्जाम्पल नंबर 14 है, x टेंस टू 1 है, 1 माइनस एक्स रेस्ट पर माइनस 2/3 और 1 माइनस एक्स रेस्ट पर माइनस 1/3। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा यूज किया जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब फैक्टराइजेशन होता है तो ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से यूज करने का बनता है। मैथमेटिकली आप कितने अच्छे हो इस बात पे भी डिपेंड करता है वैसे, कि आप 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2/3 क्या हो गया सर, 1 माइनस एक्स माइनस 1/3, हाँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस एक्स रेस पर 1/3। चेक करो एक बार, ए माइनस बी और ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं आ गया आंसर, बिल्कुल आ रहा है सर ये। और अगर ऐसा है तो बताओ आपके पास क्या आया, लिमिट x टेंस टू 1, ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस 1/3 और 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर माइनस 1/3 डिवाइड बाई क्या था सर, 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस 1/3। अच्छा ये देखना होता है जब आप फंक्शन को देखते हो तब आपको ध्यान आता है कि हाँ यार ये तो बड़े अच्छे से लिख सकते थे। इसका मतलब है कि अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 1, आंसर कितना बचा सर 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर माइनस 1/3 ये बचा। अब जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 की पावर माइनस 1/3, तो 1 प्लस किसी 1 की पावर इच कोई भी लिखो आप पावर इच ऑलवेज 1, तो आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2 दिया होगा ऑप्शंस में, 2 दिया था ए आंसर, इधर 2 चेक कर लेना कभी कुछ मिस्टेक हो तो आंसर विल बी 2। ठीक है, ये आपके पास है 99 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच गया अपन। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये भी गुड क्वेश्चन था यार, ये भी गुड क्वेश्चन था लिखने के स्टाइल वाइज। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है 1999 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपके पास ये। अब मेरे को अगर सॉल्व करना है तो देखो कैसे स्मार्टली आपको सॉल्व करना है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये n है, ये n स्क्वायर है, ये ऊपर n है। सोचो n स्क्वायर प्लस n में से मैं n बाहर निकाल लूंगा तो क्या बचेगा अंडर रूट में सर 1 बचेगा, और फिर n अंदर जाएगा तो n स्क्वायर जाएगा, लेकिन अपने को तो n चाहिए तो 1/n हो गया, n अंदर जाएगा तो n स्क्वायर पहला टर्म और दूसरा n स्क्वायर बाई n, तो देखो n आ गया, सही है, हाँ सर। इससे क्या हुआ सर, इससे ना ये दोनों n कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल सही। अब क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस 1/n, ये बचा। अगर मैं बोल दूं कि ठीक है अब रिजल्ट अगर मेरे को पुट करने का मन कर रहा है तो पुट कर लेते हैं, 1/n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो 1 प्लस 1/इनफाइनाइट, अब 1/इनफाइनाइट तो 0 होता है, तो 1/√1 प्लस 0, √1 इज 1, तो 1/√1 1, तो आंसर विल बी 1। 99 का क्वेश्चन है, आंसर विल बी 1, तो डी आंसर था दिल्ली। ये देखो कभी कभी हम कंफर्टेबल नहीं रहते, हम सोचते यार कैसे लिखा हुआ है, कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको इन्वॉल्वमेंट आपका चाहिए, 2-4 बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, देख लो कि अच्छा कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देख लो, हो जाएगा। और मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जब आप गेट का एग्जाम दोगे तो। ठीक है, अब ये 2000 का क्वेश्चन है आईआईटी खड़गपुर का। ठीक है, मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा, मैं क्वेश्चन पूरे कवर करूंगा मैं। अभी कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि x टेंस टू 1 है, अब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, जरूरत नहीं है एल हॉस्पिटल रूल की, इसलिए जरूरत नहीं है बिकॉज एल हॉस्पिटल से भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x माइनस 1 और x प्लस 1 हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, और डिवाइड बाय नीचे टर्म देखो x माइनस 1 था, जैसे x माइनस 1 टर्म देखे तो आपको दिख गया सर ये तो कैंसिल आउट हो गया। हाँ, अब x प्लस 1 में x1 है तो 1 प्लस 1 कितना आंसर आ गया सर, 2 सर।
आपको लगेगा इतना सिंपल, हाँ भाई इतना सिंपल है, क्या इशू है, इतना सिंपल नहीं हो सकता क्या। अब ये 2004 का क्वेश्चन है, IIT दिल्ली का क्वेश्चन है। लिखा था कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। अब मैं एक्स टेंस टू 0 पुट करूंगा तो सर 0/0 फॉर्म आ जाएगा, फिर मैं इसमें सर डिफरेंशिएट करूंगा, सॉल्व कर लूंगा। मैं एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकता, बट मेरा मानना है कि ठीक है एल हॉस्पिटल रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, ये तो पढ़े भी नहीं अभी तक अपन, ये पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे अब। अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे मेरे को सॉल्व करने का मन कर रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, क्या कॉमन निकल रहा है, सर एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, निकाल लो एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचा सर एक्स प्लस 1 बचा, ठीक है सही है। यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे सर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते, क्या बचा सर, बचा है सर 2x और -7 सर। यार देखो ध्यान से क्या कि यार एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 था, हाँ क्या बचा न्यूमरेटर में x प्लस 1, नीचे क्या बचा 2x माइनस 7, पॉलिनोमियल से x टेंस टू 0 पुट कर दो सर 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 7, आंसर -1/7। जैसे मैं फैक्टराइजेशन किया -1/7, बी आंसर बॉम्ब पे आ गया। एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करता तो भी आंसर आता, 0/0 फॉर्म बनता, इधर 0/0 फॉर्म बनता, फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो एक्स क्यूब का कितना होता 3x स्क्वायर होता और एक्स स्क्वायर का 2x होता, बिल्कुल सही सर। 2x क्यूब का कितना होता 6x स्क्वायर होता और -14x होता, फिर 0/0 बनता, फिर मैं डिफरेंशिएट करता तो ये आता 6x प्लस 2 आता और ये आता 12x -14, फिर x 0 पुट करता तो 2/-14 आता, 2/-14 तो -1/7 आ गया एल हॉस्पिटल रूल से, जैसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है। अच्छा एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अगेन आपके पास है कि आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया सर, हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ गया, नहीं आया, अरे ये इनफाइनाइट हो जाएगा और बाकी सब पावरलेस है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। तो सर एल हॉस्पिटल से सॉल्व करूंगा तो इनफाइनाइट बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, -5x का डिफरेंशिएशन -5 और 5 का 0, ठीक है। इसका 8x सर 8x, इसका डिफरेंशिएशन सर 2 सर प्लस 2। चलो फिर से कितना आ रहा है सर, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो सर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा, अगेन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करो तो 2x का 2 आ गया, 5 का 0, 8x का 8 आ गया, 2/8 कितना होता है 1/4, पक्का 1/4 दिया होगा, ये देखो 1/4 आ गया। बट मैं बोल रहा हूँ कि सर एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, अगर मैं ले लूँ, क्या ले लूँ, यहाँ से मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा सर 1 - 5/x आएगा, हाँ, और 5/x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर सर यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा सर 4 आएगा और 2/x आएगा। ये अब सोचो कि अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट अगर मैं पुट कर दूं एक्स टेंस टू इनफाइनाइट तो कितना आ जाएगा 1 - 5/इनफाइनाइट 0, 5/इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 डिवाइड बाई 4 प्लस 2/इनफाइनाइट 0, तो 1/4 आंसर आ गया। ये देखो ये तो 1/4 आंसर, कोई बात ही नहीं है। तो मैं को बेसिक मैथ्स आना चाहिए। अच्छा कई बार हम लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं और अगर कोई क्वेश्चन बहुत इजी है तो एल हॉस्पिटल रूल से इजीली आ जाता है, लेकिन सब इसलिए आना चाहिए क्योंकि कभी ना कभी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे डिफरेंशिएशन में भी, ठीक है। ये तो आसान था, कोई भी तरीका यूज करो। अच्छा एक और चीज ध्यान रखें, जब भी आप इनफाइनाइट पुट करते हो और ये पॉलिनोमियल से, मतलब ये ध्यान से देखा जाए ये p ऑफ x है और ये q ऑफ x, अगर पॉलिनोमियल का रेशियो है और x टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये ध्यान से देखने वाली बात है कि तीन पॉसिबिलिटी होती है, दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो और टेंस टू इनफाइनाइट है। अगर आप मेरे से पहले भी पढ़े हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले तो पहले भी पढ़ते रहते हैं, जो लोग कंट्रोल पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं बोलता हूँ तीन पॉसिबिलिटी है। अगर आप दोनों का ऑर्डर सेम है तो आंसर विल बी फाइनाइट, न्यूमरेटर का ऑर्डर ज्यादा है तो आंसर विल बी इनफाइनाइट, और डिनोमिनेटर का ऑर्डर ज्यादा है तो आंसर विल बी 0। चौथा पॉसिबिलिटी होती ही नहीं। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं, लेकिन सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस वाले ये लोग तो मैं से सिर्फ मैथ्स ही मेरे को देख रहे होंगे, बाकी तो मेरे को जानते भी नहीं, ये भी नहीं जानते होंगे कि मैं ठीक ठाक टीचर हूं। तो आपके पास जब भी एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और पॉलिनोमियल का रेशियो,
पता है पॉलिनोमियल का रेशियो। तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है जो मैं बोल रहा था, या तो आंसर फाइनाइट आएगा, या तो 0 आएगा, या तो इनफाइनाइट आएगा, जो मैं भी बोला। अगर दोनों का रेशियो सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो जाता है। मतलब कोई बहुत अच्छा मैथ्स जानता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छे जानता है, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 4, 1/4, बिना कुछ सॉल्व किए, जीरो डिस्कशन, 1/4 आंसर। मतलब अगर मेरे को आंसर देना है तो दिख रहा है मेरे को 1/4, बिकॉज एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। बट फिर भी तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं आपके पास, अगर सपोज करो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट है, कितनी पॉसिबिलिटी होती है? अगर न्यूमरेटर का ऑर्डर, अगर डिग्री ऑर्डर जो भी बोलना है यहाँ पे तो चलता है, डिग्री ऑर्डर यहाँ पे, डिग्री अगर आपके पास कम या ऑर्डर भी बोलोगे चलेगा, और डिनोमिनेटर का ज्यादा है, तो पता है आंसर विल बी 0, आंसर 0 होगा। अगर डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बराबर है, तो पता है ये जो लीडिंग टर्म्स होंगे, जो इसके कोफिशिएंट होंगे पॉलिनोमियल के, वही आंसर होंगे। और अगर डिग्री न्यूमरेटर की ज्यादा है, तो आंसर जो होगा या तो इनफाइनाइट या तो माइनस इनफाइनाइट होगा, डिपेंड्स ऑन द डिग्री। ठीक है, ये तो इसका मतलब है 3 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपके पास इनफाइनाइट आंसर, या तो 0 आंसर, या तो फिर फाइनाइट आंसर, डिपेंड करता है। जैसे हमारे वाले में अगर बोल दिया जाए, अच्छा पॉलिनोमियल मस्ट बी रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ठीक है वो ऑर्डरिंग की बात चल रही है। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो इस जगह पे देखोगे तो इस जगह पे इसका को, ये देखो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर या डिग्री, इसका ऑर्डर कितना है? कोई बोलेगा सर डिग्री बोल देते, चलो ठीक है डिग्री बोल देते। अभी मैं ऑर्डर और डिग्री पे नहीं जाना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे और डिफरेंशिएट भी करेंगे ऑर्डर और डिग्री में, बट वो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है। एक नॉर्मल पॉलिनोमियल में ऑर्डर और डिग्री कोई भी बोल देता है, इसमें ज्यादा कोई इशू नहीं होता है। सर इसमें मैं सर ऑर्डर भी बोलता तो चलता है क्या सर? हाँ, एक पॉलिनोमियल में ऑर्डर डिग्री बोलो कोई इशू नहीं, एक पॉलिनोमियल वाले इशू नहीं करते, पॉलिनोमियल्स वाले इशू नहीं करते भैया। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री आर डिफरेंट, तो दोनों को ऑर्डर या डिग्री दो है, तो सेम है। इसका मतलब है कि आंसर में लिख सकता था कि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 4, तो आंसर विल बी 1/4 पक्का। ये सर ऐसा अगर आप बोल ही रहे हो तो थोड़ा सा और बता दो आप कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये -5x प्लस 5 है ये, और ये होता है सर 2x प्लस 10 ये होता। अब बताओ इस ऊपर का डिग्री कितना है सर 2, नीचे का डिग्री कितना है 1, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट यार, पक्का आंसर विल बी इनफाइनाइट। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की केस की बात चल रही है। अगर ये ऐसा होता कि 2x प्लस 10 और ये होता है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6, पता है इसका डिग्री कितना है 1, इसका डिग्री कितना है 2 है, तो इसका डिग्री ज्यादा, आपके आंसर विल बी 0। ये तो 3 ही पॉसिबिलिटी होती है, और इसमें तो फाइनाइट आंसर आना ही था, इसके कोएफिशिएंट का रेशियो ये लिखा हुआ था अभी आपके पास, ये टेबल पूरा बना के दे दिया गया। बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर हम बहुत अच्छे से जानते हैं तो भी हम आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ अप्रोचेस है। मैथ्स का यही मजा है कि मैथ्स इतना बिग फॉर्म है मैथ्स का कि आपका तरीका डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा मैथ्स समझते हो, आप कोई भी तरीका खोज सकते हो। ठीक है भैया, ये हो गया। ये अगर मैं बोलूं कि ये 2020 में आया था IIT दिल्ली का क्वेश्चन, और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है और 9x स्क्वायर है 2020 है, देखो जरा ध्यान से, और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, पॉलिनोमियल का फॉर्म है ऊपर भी नीचे भी, तो पॉलिनोमियल में कोई इशू नहीं होता, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व कर लूँ? अच्छा अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो जो एक्स स्क्वायर उसको बाहर निकालो, तो एक्स बाहर निकलेगा सर, हाँ एक्स बाहर निकाल लेना, ये 9 हुआ, और एक्स जब अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पहले टर्म में 2020 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है, अंडर रूट के अंदर। ये इतना हो गया पूरा, यस सर, और ये कितना आ गया, एक्स बाहर निकाल लो इसमें से, तो 1 + 7/x सर, ये देखो। अच्छा 2020 का क्वेश्चन है इसलिए 2020 लिखे, कई बार IIT वाले अपने जिस ईयर का पेपर फ्रेम करते हैं उसी वो डेटा यूज कर लेते हैं, तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, 2020 लिखा, 2020 का पेपर था, ठीक है। अब ये एक्स है आपके पास, ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब सोचो कि मेरे को एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करना है, तो सोचो √9 + 2020/इनफाइनाइट कितना होगा 0 सर, बिल्कुल सही। और ये सर 1 + 7/x एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 सर, √9 आपके पास 3 और अंडर ये 1, तो 3/1, दैट मीन्स द आंसर विल बी 3। ये किधर है ऑप्शन, ये 3, आंसर विल बी 3, ये 3 सॉल्व हो गया, कुछ इशू नहीं है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हमको केयर करना पड़ता है,
हमको केयर करना पड़ता है। नहीं तो अभी आप बोलते हैं कि सर ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट का फॉर्म है सर, अब मैं इसको सर डिफरेंशिएट करूंगा सर, फिर सॉल्व करूंगा सर, फिर मैं इन्फानाइट पुट करूंगा। तो आपको क्लियर है कि जो हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, अगर आप कॉमन निकालना जानते हो, आप फैक्टराइजेशन जानते हो, तो कई बार एक क्वेश्चन जिसमें आप फंस भी सकते हो, परेशान भी हो सकते हो, और अगर एग्जाम दे रहे हो तो पैनिक भी कर सकते हो, वहां पे बहुत इजीली आंसर आ सकता है अगर आप फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट समझते हो तो। ये आपके पास है 2008 आईआईएससी बेंगलुरु का क्वेश्चन, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि सर ये तो इनफाइनाइट है और साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं बोल दूं कि सर देखो सर ये इनफाइनाइट है और साइन एक्स एक फाइनाइट नंबर होता है, हाँ साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होता है, फिर ये x इनफाइनाइट है और कॉस एक्स भी फाइनाइट नंबर होता है। अब ये तो फाइनाइट है तो क्लियर ही है, इज वेरी स्मॉल वैल्यू, तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, बिल्कुल सही बात है। अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया तो सर मैं तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x आ जाएगा, तो 1 माइनस cos x हो गया ये, और इधर कितना आ गया 1 प्लस cos x कितना आ गया sin x आ गया ये। इतना देखा आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स। अब मैं इनफाइनाइट पुट कर रहा हूं तो आपको दिखेगा कि 1 माइनस सर कॉस एक्स पुट कर रहा हूं, कॉस एक्स की वैल्यू और 1 प्लस साइन एक्स है, ये देखो आपके पास ये। अब आप बोलोगे कि सर साइन एक्स को तो डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया था, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म था, वहां तक तो ठीक था सर। अभी मैं सर अब मैं क्या करूं सर, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया सर, कॉस एक्स की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट पुट कर रहा हूं तो सर उसकी वैल्यू तो मेरे को नहीं पता। फिर आप बोलोगे कि सर 1 माइनस में समथिंग कोई वैल्यू है, तो cos x 1 माइनस cos x, cos x तो फाइनाइट है बट उसकी वैल्यू आपको नहीं पता, 1 प्लस साइन एक्स है उसमें साइन एक्स की वैल्यू नहीं पता बिकॉज x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो फिर आप परेशान होना चालू हो सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, अब आप बोलोगे सर एल हॉस्पिटल लगाऊं कि ना लगाऊं, अब बोलोगे ना एल हॉस्पिटल लगाऊं कि ना लगाऊं। देखो अब आप सोचना कि अगर मैं बहुत इसको अगर स्मार्टली अगर सॉल्व करता, क्या स्मार्टली सॉल्व करता, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x कॉमन लेता, पता क्या आता सर 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स आता, अच्छा हाँ, और ये कितना आता सर x कॉमन लेता तो 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स आता सर। अब आपको ये पता होना चाहिए x x कैंसिल आउट हो गया, यस सर x x कैंसिल आउट हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा हमेशा पता हो कि सर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर है तो साइन एक्स बाई एक्स इज ऑलवेज जीरो, यस सर, फाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट इज ऑलवेज जीरो। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो cos x बाई एक्स सब आपकी कॉपी में, अगर मैं आप पूरे लेक्चर देखोगे तो सब आपकी कॉपी में रखे हुए हैं, मतलब मैं पूरे कैलकुलस में एक एक बात बताते जा रहा हूं, और मैं बोला हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी बोल चुका हूं, ऐसा नहीं कि आज क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, सब पढ़ा चुका हूं मैं। तो ये जो ऑलवेज जीरो, और ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, इसका मतलब x टेंड्स टू इनफाइनाइट में पहला वाला हो गया 1 माइनस जीरो, दूसरा वाला हो गया 1 प्लस जीरो, 1 बाई 1 आंसर विल बी 1, इस क्वेश्चन का आंसर 1 था। आंसर किधर, ये 1 ए आंसर। बट अगर आप एल हॉस्पिटल रूल से अगर जाते हो और आप बोलते हैं कि सर इनफाइनाइट था सर एक्स की वैल्यू और साइन एक्स की कोई फाइनाइट वैल्यू थी, क्योंकि -1 से 1 होता है, तो सर इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट एक बार डिफरेंशिएशन बात है, 1 आ गया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास माइनस साइन एक्स है ना, यहाँ पे आपके पास माइनस साइन एक्स, ये इतना हमारे पास आ गया, और x की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट पुट कर रहे हो, तो फिर हम यहाँ पे फंस गए कि अरे मैं क्या करूँ, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये 1 माइनस सर क्वेश्चन मार्क आ गया, और 1 माइनस फिर क्वेश्चन मार्क आ गया ये। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर 1 माइनस क्वेश्चन मार्क था, नीचे भी 1 माइनस क्वेश्चन मार्क था, मैं सोचा कि सर दोनों ही तो सर सेम दिख रहे सर, और मैं सोचा सर कि दोनों को कैंसिल आउट करके 1 लिख देता हूँ, तो पता है इसको क्राइम बोलते हैं। आंसर बहुत बार एक इंजीनियर को एक बार आंसर बता दिया जाए उसके बाद तो 1 माइनस क्वेश्चन मार्क और 1 माइनस क्वेश्चन मार्क को भी निपटा सकता है, जैसा मैं जानता हूँ। बोलो सर दोनों ऊपर और नीचे सेम थे सर, कुछ सिंबल ऊपर भी था कुछ सिंबल नीचे भी था, मैं तो निपटा दिया सर, इट्स ओके, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा नहीं करते, इसलिए आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच पता होना चाहिए कि अगर आप एक तरीके से सही समय पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर आपको दूसरा तरीका पता हो। इसलिए कॉमन लेना इज ऑलवेज गुड थिंग, तो धीरे धीरे माइंड में बिठा लो कि किस तरीके से कॉमन लेते हैं, किस तरीके से फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म को यूज करते हैं। अगर आपको इतना आइडिया है तो फिर आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, तो ये भी बड़ा गुड क्वेश्चन था। तो हमारा लेक्चर नंबर जो हो गया ये 5 हो गया, लेक्चर नंबर 5 क्या हो गया, लेक्चर नंबर 5 हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ, आपको समझ आया कि यस सर। तो मैं आपको
अनडिफाइंड फॉर्म बताया, इनडिटर्मिनेंट के बारे में बताया, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के बारे में बताया, फैक्टराइजेशन के बारे में बताया। एल हॉस्पिटल तो स्टार्ट भी नहीं किया। एल हॉस्पिटल इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो एल हॉस्पिटल रूल पे होगा कि एल हॉस्पिटल रूल को कैसे यूज करते, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे देखते, जब टफ क्वेश्चन आता तब कैसे हैंडल करते। बट ये जो मैं जितना भी आज की क्लास में बताया हूं ये इंपॉर्टेंट है, इस सोच को ध्यान से देखेंगे, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी प्रॉब्लम में फंस जाते हो और आप स्ट्रगल करने लग जाते हो क्योंकि आपके पास वो थॉट नहीं होता है। इसलिए मैं बहुत ऑर्डर से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको 25 क्वेश्चन करा दूं और बोलूं कि देखो ऐसे सॉल्व करते, ऐसे डिफरेंशिएट करते, फिर क्वेश्चन करा दूं, आपके पास सोच नहीं आएगी, आपके पास कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। मेरे को कलेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं, लिमिट पे लाखों क्वेश्चन। आईआईटी की बुक उठाओगे तो लाखों क्वेश्चन हो जाएंगे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको सोचना सिखाऊं, ऐसे सोचते हैं करके, और ये तरीका है और ये ऑर्डरिंग है। इसके बाद जब मैं एल हॉस्पिटल कराऊंगा तो हमारा ऑर्डरिंग बहुत परफेक्ट रहेगा। अच्छा, मेरे को ऑर्डरिंग में भी बहुत समय लगता है, नहीं तो अगर मेरे को सिर्फ लिमिट ही पढ़ाना है तो एल हॉस्पिटल दुनिया जानती है और एल हॉस्पिटल के 25 क्वेश्चन करा देता और अगला टॉपिक स्टार्ट कर देता। उसमें क्या ये पूरी दुनिया ऐसे पढ़ाती, जानते हो आप। बट मेरे लिए बहुत टाइम टेकिंग होता है कि एक तरीका खोजना कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं जहां पे आपका माइंड सेटअप उसी ऑर्डर से बढ़े। अब जब मैं एल हॉस्पिटल की बात करूंगा तो बड़े कंफर्टेबल रहेंगे आप। अलग बात है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको समझ तो आई इतनी बातें। तो ये हमारे कैलकुलस की बातें थी। इस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको जैसा भी लगा हो। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं लगा तो इट्स ओके, चलेगा, नो इशू। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। ओके, थैंक यू।